हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से पढ़ना जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो है देखिए सबसे पहले जो है वो क्या है तुम्हारा, सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर जो है हाय फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग यहाँ से अपना जो है रैपिड रिवीजन क्लास या क्विक रिकैप जो है वो स्टार्ट करते हैं, रिवीजन बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको समझाएंगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये समझाने वाला कोई क्लास तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमको जो है वो रिवाइज करवाना है। इसलिए मेरी बात को आप जो है वो बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर जो चीज़ हम आपको यहाँ पर 10 मिनट में रिवाइज करवा देंगे, उसको आपको रिवाइज करने में अगर घर पे अगर वो आप अपने से रिवाइज करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा। इसको बहुत ज़्यादा गौर से इसको देखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, हाँ ये कंटेंट जो है वो याद रहना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग जो है वो मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस हो सकता है। सेकंड जो है डेविएशन फ्रॉम द मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस होगा, मतलब मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस को इसमें 3 लॉ हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। हालांकि 4 लॉ है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में सिर्फ 3 ही लॉ पढ़ना है। उसके बाद डेविएशन फ्रॉम द मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ठीक है, जैसे इसमें अगर आप देखते हैं सबसे पहले तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, जिसको इंटरमीडिएट डोमिनेंस, ब्लेंडिंग डोमिनेंस या फिर पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। उसके बाद को डोमिनेंस हो सकता है, मल्टीपल एलिज्म हो सकता है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, जिसको आप क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और उसके बाद प्लियोट्रॉपी जीन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बाद फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। सटन एंड बोवरी की जो है, थियोडोर सटन एंड ये वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी की जो थ्योरी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस। ये सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर जो है वो पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका इंट्रोडक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंट्रोडक्शन एक ऐसा इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको आप जेनेटिक फर्स्ट भी कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और पूरी की पूरी, मतलब एक तरह समझ लो कि पूरे की पूरी जो है वो आपको, ठीक है, बायोलॉजी में काम काम आएगी। ठीक है, पूरी की पूरी बायोलॉजी में काम आएगी। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन कौन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, ठीक है, सबसे पहले तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ध्यान देना, फादर ऑफ, ठीक है, अगर आप कह सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, उतना लिखेंगे नहीं भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होगा वो कौन होगा, वो आपको ग्रेगर जॉन मेंडल होंगे। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, या ये कह सकते हैं फादर क्लासिकल जेनेटिक्स, पुराने जेनेटिक्स, क्योंकि यही जो है मेन, सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स को जो है वो वजूद में लाया था। तो जाहिर है ये जो पुराने जेनेटिक्स के जो है ये फादर होंगे। क्लासिकल जेनेटिक्स, और जो पुरानी चीज़ होती है उसको हम लोग क्लासिकल होती है नॉर्मली, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, वो क्लासिकल जेनेटिक्स कहेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कह लीजिए, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स कह लीजिए, दोनों कौन हो सकते हैं, मेंडल साहब हो सकते हैं। तो बात अब ये आती है, ठीक है, अच्छा एक बात अब ये आती है कि भाई मॉडर्न जेनेटिक्स का जो है वो कौन फादर होगा, तो बैटसन साहब। ठीक है, बैटसन साहब जो थे वो आपको मॉडर्न जेनेटिक्स के कौन क्या हो जाते हैं, फादर हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बात आती है, ठीक है, अच्छा एक टर्म और आप याद रखिएगा, एक और साइंटिस्ट है जिसको हम लोग जॉनसन कहते हैं। ठीक है, जॉनसन ने ही एक टर्म दिया था जिसको हम लोग कहेंगे जीन कहते हैं। ठीक है, जीन, पहले यही जीन को टर्म, मेंडल साहब ने इसी जीन के टर्म को हम क्या कहते थे, इसको फैक्टर कहते थे, लेकिन बाद में जॉनसन साहब ने जो है इस टर्म, ये नया टर्म दिया जिसको हम लोग जीन कहेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन हो सकता है, बैटसन हो सकता है। अच्छा, फादर ऑफ, ठीक है, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये आपको टीएच मॉर्गन है। क्यों हम ऐसा बोल रहे, देखो दो चीज हम बोल रहे हैं, फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स भी हो सकता है, फादर ऑफ, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी हो सकता है, क्योंकि टीएच मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था, इस वजह से फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स भी या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट जो आपको टीएच मॉर्गन साहब ने जो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट जो किया था, इनका जेनेटिक्स जो है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके बारे में जो है वो आप लोग क्या रखिएगा, जैसा ध्यान रखिएगा, हम लोग को इसके बारे में जो है वो पढ़ना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ना भी होगा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसको जिसको हम लोग कहते थे ये जेरॉड, ये क्या हो जाते हैं, ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स के ये क्या हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। और फिर जो है ए जेरॉड, ह्यूमन जेनेटिक्स, बाकी यही सब है। ठीक है, डीएच मॉर्गन, ड्रोसोफिला जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, ए जेरॉड, ठीक है, जॉनसन ने जीन टर्म में, पैटसन मॉडर्न जेनेटिक्स जो है, और पुरानी जेनेटिक्स के जो रहेंगे, क्लासिकल जेनेटिक्स के रहेंगे, वो ग्रेगर जॉन मेंडल रहेंगे। एक बार बार एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जब हम इनहेरिटेंस और, ठीक है, इनहेरिटेंस
एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो जाता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस को ही आप लोग जो है वो हेरिडिटी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसी को आप हेरिडिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। वेरिएशंस इसी को आप क्या बोलेंगे, हेरिडिटी भी कहेंगे इनहेरिटेंस को। तो यानी कि आप हेरिडिटी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसका इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। जब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, कोई सा भी कैरेक्टर, कोई सा भी फादर का कैरेक्टर, मदर का कैरेक्टर, पेरेंट्स का कैरेक्टर, जब उसके औलाद में, जब उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, इसी ट्रांसफर को हम लोग इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। और वेरिएशन, अच्छा एक बात बताओ, कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है 100% जो ट्रांसफर नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा क्या होती है, ठीक है, थोड़ा कैरेक्टर जो 100% थोड़ा सा उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस, उसी चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं, डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर किसी पॉपुलेशन में। और वही डिफरेंस के वजह से दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, वो यही रीजन हुआ कि ये चेंजेस आता गया जनरेशन टू जनरेशन, ये चेंजेस आता चला गया। उसके बाद जो है वो इतना ज़्यादा इनका अमाउंट जो है, मतलब ऑर्गेनिज्म में इतना ज़्यादा वेरिएशंस आ गया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको एक स्पीशीज में, एक पॉपुलेशन में, एक जेनस में, एक जो है वो किंगडम में, हर इसमें क्या होने लगे, आपस में डिफरेंस होने। तो ये कह लीजिए कि किसी पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपको ये जेनेटिक्स का जो है वो डेफिनेशन। उसके बाद देखेंगे अगर वेरिएशंस जो वेरिएशन जो होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो आपको परमानेंट वेरिएशन होता है, दूसरा आपको क्या हो जाता है, टेम्पररी वेरिएशन। एक तो परमानेंट वेरिएशन, दूसरा आपको टेम्पररी वेरिएशन। देखिए परमानेंट वेरिएशन कैसा होगा, परमानेंट वेरिएशन वैसा वेरिएशन होगा जो हमेशा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसको परमानेंट। टेम्पररी वेरिएशन जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, बॉडी हाइट हो सकती है, हेयर कलर हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है स्किन कलर हो सकता है, फ्लावर कलर हो सकता है, ठीक है, प्लांट के केस में। तो ये सारा ये जो डिफरेंसेस जो, ठीक है, हाइट का जो डिफरेंसेस एक पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म में होता है, या फिर स्किन कलर का जो डिफरेंसेस होता है, ये सब जो है वो परमानेंट वेरिएशंस होता है। टेम्परेरी वेरिएशंस अगर आप देखते हैं तो इनको हम लोग, ठीक है, टेम्परेरी वेरिएशंस मतलब ये एक ऐसे वेरिएशन है, डिफरेंस होता है, लेकिन ये परमानेंट डिफरेंसेस नहीं होता है। जैसे बॉडी वेट हो सकता है, ठीक है, आप देखेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी वेट कुछ और होता है, किसी ऑर्गेन बॉडी वेट कुछ और होता है, ये आपको परमानेंट नहीं है, ठीक है, ये वेरिएशंस जो है वो परमानेंट नहीं है। जो दुबला आदमी है ज़्यादा खाने लगेगा, फिर से मोटा हो जाएगा, मोटा आदमी है कम खाने लगेगा, फिर से दुबला हो जाएगा। तो ये बॉडी वेट का जो डिफरेंसेस है, ठीक है, वो कैसा हो, टेम्परेरी वेरिएशंस हो जाता है, ठीक है। अब एक और टर्म जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कैरेक्टर देख सकते हैं, कैरेक्टर को ही जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ट्रेट। ये क्या होगा भाई, फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर या ट्रेट कहते हैं, ठीक है, फीचर। अब ये देख कैरेक्टर, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका बाल कैसा है, नाक कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, ठीक है, यही सब फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टर या ट्रेट कहते हैं। अब ये कैरेक्टर या ट्रेट जो है वो आपको दो तरह का हो सकता है। एक तो अगर आपको होगा हेरिटेबल होगा, और दूसरा जो हो वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा नॉन हेरिटेबल होगा। एक तो तुम्हारा क्या होगा, हेरिटेबल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन हेरिटेबल होगा। जैसे हेरिटेबल वेरिएशंस में अगर आप देखें, हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल, हेरिटेबल वेरिएशन एक ऐसा, हेरिटेबल कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है विच इज कंट्रोल डिटरमाइन एंड एक्सप्रेस बाय, ठीक है, देखिएगा ये कंट्रोल भी होगा, ये आपको डिटरमाइंड भी होगा, ये कंट्रोल भी होगा, ये डिटरमाइन भी होगा, और एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक है, ये किससे एक्सप्रेस होगा, जीन से एक्सप्रेस होगा। ऐसा कैरेक्टर जो जीन से कंट्रोल होगा, जीन से डिटरमाइन होगा, जीन से एक्सप्रेस होगा, उसको हम लोग हेरिटेबल वेरिएशन कहेंगे, यानी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, क्योंकि जीन ट्रांसफर होता है इस वजह से ये भी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। रुक जाओ, हमको देखने दो तुम लोग को कहाँ तक नजर आ रहा है। तो ये, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो ये जो है अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि ये जो है आपको इतना, ठीक है, यहाँ तक जो है, ठीक है, खैर चलो हम समझ गए यहाँ तक, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा हेरिटेबल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन हेरिटेबल, ठीक है। अच्छा, नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर जो है वो कैसा कैरेक्टर हो सकता है, जो आपको, ठीक है, जो आपको जीन से कंट्रोल या डिटरमाइन या एक्सप्रेस नहीं होगा, उसको नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर कहेंगे। जैसे वही फिर से बॉडी वेट एक ऐसा कैरेक्टर है, कोई आदमी मोटा है, ठीक है, कोई आदमी मोटा है, तो ये अगर आप देखेंगे कोई आदमी अगर मान लीजिए कि ये मोटा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कोई आदमी अगर मोटा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये उसका जो है वो एक कैरेक्टर होगा, ठीक है, और वो कैरेक्टर कैसा होगा, वो कैरेक्टर इसका नॉन हेरिटेबल, क्योंकि मोटा होना, ठीक है, बॉडी वेट कम होना, ज़्यादा होना, ये जो कैरेक्टर वो एक्सप्रेस जो है वो नहीं होता है, इस वजह से ये नॉन हेरिटेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं एक और, ठीक है, हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। ये
जीन जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। जीन अगर आप देखेंगे, ठीक है, पहले जो है वो आप इसमें एक एनसीईआरटी में लाइन भी है, ठीक है, जब से जो है वो सिस्ट्रॉन का, ठीक है, सबसे सिस्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब से जीन का जो है वो डेफिनेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन सिस्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले जीन का डेफिनेशन जो होता है वो बहुत सिंपल था। ये जीन क्या होता है, ठीक है। जीन में देखिएगा, जैसे ये मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, क्रोमोसोम है, हमको समझाने नहीं, बस जल्दी से बोल दे रहे हैं बस, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम में अगर आप देखते हैं, ठीक है, एक एक जो है सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम किसका बनाता है, डीएनए का बनाता है, तो आप कह लीजिए कि सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जीन कहेंगे, ठीक है। क्या बोल सकते हैं भाई, सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, बेस का सीक्वेंस जो रहेगा उसका क्या रहेगा, खास रहेगा, मतलब ए के बाद टी, टी के बाद जी, जी के बाद खास तरह का जो है वो बेस का सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस विच कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगर ये कंट्रोल करेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जीन जो है सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। अच्छा, जीन अगर आप देखते हैं, ठीक है, कि आप देखेंगे, जैसे गौर करेंगे, जीन का जो है वो 3 पार्ट होता है, ठीक है। बेंजर ने जो है जीन का 3 पार्ट बनाया था, इसी में बता रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट जो रहेगा तुम्हारा सिस्ट्रॉन रहेगा, एक पार्ट जो रहेगा वो रेकॉन रहेगा, और तीसरा पार्ट जो रहेगा वो म्यूटॉन रहता है, ठीक है। यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटॉन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेकॉन, एंड ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, जीन का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जो जीन का फंक्शनल यूनिट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। ये जीन हो गया। अब जीन के बाद अगर आप देखते हैं कि जीन का भी, ठीक है, एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं एलील कहते हैं, ठीक है। एलील कह लीजिए, या जिसको आप कह सकते हैं एलीलोमॉर्फ कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, एलीलोमॉर्फ, ठीक है। एलील या एलीलोमॉर्फ का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एलील, ठीक है। जैसे कोई जीन है, जैसे हाइट का कोई जीन है, ठीक है, हाइट का। अब ये हाइट का जो जीन है, इसका अगर आप देखेंगे 2 फॉर्म हो सकता है। एक एक दोनों हाइट को कंट्रोल करेगा, 2 तरह का ये जीन का 2 फॉर्म हो सकता है, ऑल्टरनेट फॉर्म हो सकता है। एक टॉल होगा, एक क्या होगा, डॉर्फ होगा, ठीक है। दोनों जो है, ठीक है, हाइट ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, लेकिन एक बढ़ा देगा, एक क्या करेगा, घटा देगा। यही जो ऑल्टरनेट फॉर्म, ठीक है, एक जीन का जो 2 ऑल्टरनेट फॉर्म होता है उसी को हम लोग, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं, या एलीलोमॉर्फ कहेंगे, ठीक है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखेंगे, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एलील जो रहता है, ठीक है, एलील जो रहेगा वो पेयर्ड रहेगा। आप जानते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। तो ये दो जो ये जो एक सेट रहेगा जिसमें सेम तरह का क्या रहेगा, जीन रहेगा। अगर यहाँ पर हाइट है तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइट ही प्रेजेंट रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये दोनों एलील डिफरेंट हो, हाइट का जीन है, हो सकता है ये टॉल का जीन हो, या ये क्या हो, ड्वार्फ का जीन हो। खैर, तो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये जो एलील रहेगा वो हमेशा किस में रहता है, पेयर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये जो पेयर्ड फॉर्म में रहेगा, और वही अगर आप हैप्लॉइड फॉर्म में अगर देखेंगे, ये जो एलील रहेगा जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट रहेगा, ये एलील जो रहेगा अनपेयर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। हैप्लॉइड फॉर्म में, डिप्लॉयड फॉर्म में, पेयर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो अब ये पेयर्ड फॉर्म में, यानी ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, ये कंडीशन रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। क्या कहेंगे, हेमीजाइगस कंडीशन कहेंगे, ठीक है। और ये जो कंडीशन जो अगर आप कहेंगे, ठीक है, ये 2 तरह की, ये जो पेयर्ड कंडीशन रहेगी, ये 2 तरह की हो सकती है। एक होमोजाइगस भी हो सकता है और दूसरा हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ठीक है। होमो का मतलब जो है ये दोनों एलील जो है वो सेम रहेगा, हो सकता है टॉल टॉल ही रहे, हो सकता है ड्वार्फ ड्वार्फ रहे, तो ये होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगा टॉल रहेगा, ड्वार्फ रहेगा, या टॉल रहेगा, इधर जो है वो ड्वार्फ रहेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों एलील जो है वो डिफरेंट रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे 2 चीज हो सकती है। एक तो रहे, एक इसको कहते हैं, एक डोमिनेंट एलील हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर टॉल है, यहाँ पर ड्वार्फ है, तो कौन सा एलील का एक्सप्रेशन जो है वो सामने आएगा, क्या ये ऑर्गेनिज्म टॉल होगा या ऑर्गेनिज्म जो है वो ड्वार्फ होगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट एलील भी कहते हैं, ठीक है, या डोमिनेंट कैरेक्टर, क्योंकि एलील जो है कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। डोमिनेंट एलील भी हो सकता है, डोमिनेंट कैरेक्टर भी हो सकता है, या डोमिनेंट ट्रेड भी हो सकता है। और एक और होता है जिसको आप कहते हैं रेसेसिव। क्या कहेंगे, रेसेसिव जो है वो एलील भी हो सकता है, कैरेक्टर या रेसेसिव ट्रेड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, एक चीज़ जो है वो गौर से अगर आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम तुमको एनसीईआरटी के हिसाब से बताते हैं कि देखिए डोमिनेंट का क्या ये दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये वाला कंडीशन हम आपको बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो है वो आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, एक जीन हो जाएगा। ये जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा दूसरा जीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये पेयर्ड जीन है, होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस पेयर। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, टॉल है, और यहाँ पर क्या है, डॉर्फ है, ठीक है। इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में अगर मान लीजिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों जो है वो डिफरेंट, दोनों जो है वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट अगर कंडीशन अगर रहती है, दोनों डिफरेंट कंडीशन रहती है, तो जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है हेट्रोजाइगस
कंडीशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कहते हैं, जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। ठीक, पहली बात हम लोग देखो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। पहली बात जरा सा देखिए, इन आइसोलेशन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आइसोलेशन मतलब जब ये अलग है, जब ये दोनों साथ नहीं है, ठीक है, दोनों साथ नहीं है, अभी सिर्फ क्या है, ये अलग है। अगर इन आइसोलेशन देखेंगे तो ये जो है ना, ये जो आपको ये जो एलील है या ये जो जीन है, एक खास तरह का एमआरएनए बनाएगा, आप जानते हैं एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, और वही आरएनए बनाएगा, और वो आरएनए एक खास तरह का जो एंजाइम बनाएगा, वो एंजाइम जो है कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराएगा, ठीक है। तो ये जो है कैसा एंजाइम बनाएगा भाई, एक एमआरएनए बनाया और एक आरएनए बनाया, आरएनए बनाने के बाद जो है ये नॉर्मल एंजाइम क्या किया, इसने एक्सप्रेस किया, नॉर्मल एंजाइम जो है वो क्या किया, एक्सप्रेस किया। अब ये नॉर्मल एंजाइम जो है कैसा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ये जो है टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। वही बात है, अब इनका भी आइसोलेशन में देखेंगे, आइसोलेशन मतलब जब ये अलग रहेंगे, ठीक है, इनका आइसोलेशन देखेंगे, ये भी अपना एक नॉर्मल एंजाइम जो है वो ये करेगा, मतलब नॉर्मल एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करेगा वाया आरएनए, आरएनए के थ्रू, और वो कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ड्वार्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दोनों पेयर हो जाएंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, तब जो है कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो फिर क्या होगा, कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे, ये वाला जो है कैपिटल टी जो है, ये जो है या तो नॉर्मल, ठीक है, या लेस एफिशिएंट, ठीक है, लेस एफिशिएंट एंजाइम जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नॉर्मल जैसे पहला एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था वैसा जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, या हल्का सा लेस एफिशिएंट एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो फिर बताइए क्या होगा, ये इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एंजाइम है तो कैरेक्टर प्रोड्यूस हो क्या हो जाएगा भाई, टॉल हो जाएगा। हाँ, लेस एफिशिएंट एंजाइम होगा यानी हल्का सा जो है वो टॉल नहीं, हल्का सा कैरेक्टर उसका कम एक्सप्रेस होगा, लेकिन कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन जब ये, ठीक है, आइसोलेशन में आएंगे, ठीक है, जब ये कॉम्बिनेशन में आएगा, ठीक है, तो जो जैसा वो नॉर्मल एंजाइम पहले जैसे प्रोड्यूस कर रहा था, ये अब जो है वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे, ये जो है नॉर्मल एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा, बल्कि कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। या तो ये कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करे, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। तो बताइए इसका कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हो पाएगा, नहीं, कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। यानी जब हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों, ठीक है, दो एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ आए, तो इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि इसने जो है नो या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस किया था, इसके कॉम्बिनेशन में, इसके इन्फ्लुएंस में आने के वजह से। इस वजह से हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है और अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और जो नहीं कर पाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेसिव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, हम लोग रेसेसिव कहेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। उसके बाद फिर अगर देखते हैं रेसेसिव जो है ये हो सकता है, ठीक है। फिर आप देखें, ये तो ये जो है डोमिनेंट का कैरेक्टर जो है वो इसी तरह से एक्सप्रेस। अब ठीक है, ठीक है, देखो, तो आप जैसे अगर आप थे, ठीक है, ये जो है नॉन फंक्शनल एंजाइम और फंक्शनल, यही जो है वो आपको डोमिनेंट का जो है वो कंडीशन होता है। उसके बाद डोमिनेंट के बाद फिर हम लोग एलील तो हो गया, ठीक है। एक और टर्म हम लोग देखते हैं एलील के बाद, हाँ, एक और टर्म, जैसे अगर आप देखिएगा, जैसे आप हाइट का कैरेक्टर देखिए, ठीक है, जैसे आप, ठीक है, फ्लावर कलर का कैरेक्टर देखिए, ठीक है, जैसे आप जो है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का कैरेक्टर, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, या फिर कलर विजन हो सकता है इंसान में, कलर विजन, ठीक है, ये जो है इंसान में। ये जानते हैं ये जो है वो कहाँ पर, ये एक्स क्रोमोसोम पे जो है ये मतलब ये वाला ब्लड क्लॉटिंग का कैरेक्टर की कंट्रोल करने के लिए, या कलर विजन के कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन प्रेजेंट होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हाइट का भी हो सकता है, ठीक है, स्किन कलर या फ्लावर कलर का भी हो सकता है। अब देखिए ये सब जो है, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। जाहिर है इसका जो है वो आपको कैरेक्टर है, यानी इस ये कैरेक्टर किसी जीन से कंट्रोल होगा, उस जीन का दो फॉर्म होगा, एक तो डोमिनेंट फॉर्म हो सकता है, दूसरा जो है वो तुम्हारा रेसेसिव फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर डोमिनेंट फॉर्म में देखेंगे तो डोमिनेंट एलील जो होगा, इसका डोमिनेंट फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, टॉल होगा, और इसका डोमिनेंट कंडीशन, रेसेसिव कंडीशन क्या होगा, ठीक है, वो ड्वार्फ होगा, ठीक है। जैसे अगर फ्लावर कलर का अगर देखेंगे, तो जो जीन फ्लावर कलर को कंट्रोल करेगा उसका दो एलील होगा, एक तो रेड कलर को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जो है वो व्हाइट कलर ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ब्लड क्लॉटिंग की जहाँ तक अगर हम लोग देखते हैं, बात देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, तो ब्लड क्लॉटिंग में अगर आप देखते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात आप देखते हैं, ठीक है, तो जाहिर है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जो जीन ब्लड क्लॉटिंग को, जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, उसका जो डोमिनेंट फॉर्म होता है वो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होता है, और जो रेसेसिव फॉर्म होता है, ठीक है, वो हीमोफीलिया, ठीक है, मतलब ये ब्लड को क्लॉट नहीं करवाने देगा, ठीक है, ब्लड को क्लॉट को रोकेगा, ठीक है, नहीं होने देगा, उसी को हीमोफिलिक कंडीशन कहते हैं। कलर विजन में देखेंगे, ठीक है, जो डोमिनेंट
एलील होगा वो नॉर्मल कलर विजन कॉज कराएगा, जो रिसेसिव एलील होगा वो कलर ब्लाइंडनेस कॉज कराता है। वो क्या कॉज कराएगा? कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कॉज कराएगा, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। अच्छा, उसके बाद एक टर्म और देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फेनोटाइप। क्या बोलेंगे? फेनोटाइप कहेंगे, ठीक है, फेनोटाइप। देखिए, एक फेनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के। वैसे तो आप लोग जानते हैं, ये बताने की हमको जरूरत नहीं है कि अगर डोमिनेंट और डोमिनेंट जो है वो एक साथ आएगा तो कैसा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अगर डोमिनेंट और रेसेसिव एक साथ आएगा, ठीक है, तब भी जो है, तब जो है वो, ठीक है, ठीक है, एक, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि, अगर मान लीजिए फेनोटाइप, ठीक है, और अगर मान लीजिए ये फेनोटाइप है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाँ ये हम बता रहे थे, डोमिनेंट डोमिनेंट साथ आएगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस, डोमिनेंट रेसेसिव साथ आएगा, रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। और अगर रेसेसिव रेसेसिव अगर जो है वो साथ आता है तो जाहिर है रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, ठीक है। दोनों अगर सेम टाइप का एलील रहेगा कॉम्बिनेशन में तो उसको होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस होमोजाइगस। अगर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव रहेगा तो हेट्रोजाइगस कहेंगे, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे फेनोटाइप किसको कहते हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। आप देखेंगे जैसे एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गन, किसी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? जेनोटाइप, ठीक है। जेनोटाइप का मतलब होता है, ठीक है, जेनोटाइप का मतलब होता है, ठीक है, जेनेटिक मेकअप, ठीक है, या जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक मेकअप, ठीक है, या जेनेटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनोटाइप कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए जो है, ठीक है, कोई इंसान जो है वो टॉल, देखिए, अब मान लीजिए कोई कोई इंसान टॉल है, उसका जो है, उसका जो अगर आप देखेंगे, उसका जो इसका जो है अगर कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे एलील का, तो कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। और अगर ड्वार्फ अगर है कोई, ठीक है, वो ड्वार्फ है तो उसका क्या हो जाएगा? स्मॉल टी हो जाएगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि किसी के अंदर अगर कोई सा भी एलील प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्मॉल टी ड्वार्फ का एलील प्रेजेंट होते हुए भी ये जो है वो क्या है? ड्वार्फ नहीं है, ये टॉल है। तो ये डिपेंड करता है किसी एलील पे, कैरेक्टर जो डिपेंड करेगा वो किसी एलील पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर पे ये क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर रेसेसिव एलील होते हुए भी ये क्या है? ड्वार्फ है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, दोनों एलील एलील जो है, दोनों रेसेसिव रेसेसिव है, तो ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है ये। और इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनोटाइप कहते हैं। जेनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनोटाइप। एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं फेनोकॉपी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे फेनोकॉपी। फेनोकॉपी का मतलब होता है कि ये जेनेटिकली जो है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा भाई? जेनेटिकली जो है वो अगर आप देखेंगे, जेनेटिकली ये डिफरेंट रहेगा, लेकिन फेनोटिपिकली ये क्या देखेंगे? फेनोटिपिकली जो है वो आपको सिमिलर रहता है, ठीक है, फेनोटिपिकली जो है वो सिमिलर रहेगा। एग्जाम्पल जैसे, और वो भी जो है किसके? जेनेटिकली डिफरेंट, मतलब ये कंडीशन किसका होना चाहिए? होमोजाइगस का कंडीशन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ये वाला जो है एक प्लांट देखेंगे, ठीक है, ये प्लांट कैपिटल टी है, तो जाहिर है ये कैसा हो जाएगा? ये टॉल हो जाएगा। और ये वाला अगर प्लांट देखेंगे तो ये कैपिटल टी, ये जो है स्मॉल टी होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा बताइएगा? ये जो है वो आपको ड्वार्फ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा, ये ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा कि ये जेनेटिकली भी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और फेनोटिपिकली भी डिफरेंट है, दोनों दिखने में भी क्या है? वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जो है वो जिब्रेलिक एसिड छिड़क देते हैं, जिब्रेलिक एसिड आपको पता है, ठीक है, जो इंटरनोड का जो है इलोंगेशन कर देता है, टॉल प्लांट को जो है वो टॉल कर देगा जिब्रेलिक एसिड छिड़कने से। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों जो है जेनेटिकली अभी भी डिफरेंट है, लेकिन फेनोटिपिकली दोनों टॉल हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। यही दोनों को हम लोग आपस में क्या बोलेंगे? फेनोकॉपी कहेंगे। एक और जो है इसका एग्जाम्पल है वो ज़रा समझिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे जो है वो काम आएगा, ठीक है। जैसे फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई समझते हैं किसको कहते हैं? अरे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी है और इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानो, ठीक है, मेलानोगैस्टर, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है वो अगर देखेंगे ये फ्रूट फ्लाई हो सकता है। अब ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है वो आपको दो तरह का हो सकता है। एक तो जो है मतलब सेम है, मतलब एक तो जो है वाइल्ड फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? वाइल्ड फॉर्म। और दूसरा होता है म्यूटेंट फॉर्म। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा? म्यूटेंट फॉर्म हो जाएगा। वाइल्ड फॉर्म और दूसरा म्यूटेंट फॉर्म। वाइल्ड फॉर्म का मतलब ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें किसी तरह का म्यूटेशन नहीं हुआ है। म्यूटेंट फॉर्म जो है इसी में म्यूटेशन हुआ और वो क्या बन गया है? म्यूटेंट फॉर्म बन गया है, ठीक है, ठीक है। तब देखिए वाइल्ड जो रहता है वो थोड़ा सा डार्क कलर का रहता है, ठीक है, थोड़ा डार्क कलर, इसकी बॉडी भी ब्राउन कलर की होती है, इसकी आँख भी जो लाल रंग की होती है। जबकि ये जो है हम इसको मिटा देते हैं, ये हमको थोड़ा सा जगह निकल जाएगी, ठीक है। देखो, तो ये जो वाइल्ड फॉर्म जो है वो अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा डार्क कलर का होगा,
मतलब ब्राउन बॉडी रहती है, रेड आई रहती है, आगे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ भी है, ठीक है। म्यूटेंट फ्लाई जो है वो थोड़ा सा, ठीक है, वो थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट डेलिकेट होता है, थोड़ा कमज़ोर फॉर्म होता है, ठीक है, एकदम वाइट वाइट सा, पूरी बॉडी जो है येलो बॉडी रहेगी, आँख भी जो है इसके तरह लाल रंग की नहीं रहेगी, बल्कि जब पूरी बॉडी येलो हो गई तो आँख कैसी हो जाएगी, व्हाइट रंग की हो जाती है इसकी, ठीक है, उजली रंग की आँख होती है। तो इसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, ब्राउन बॉडी रहेगी, इसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, वो येलो बॉडी हो जाएगी, ठीक है। ज़ाहिर है ये दोनों देखो स्पीशीज़ दोनों सेम है, दोनों को क्रॉस कराइएगा तो क्रॉस भी होंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये आपस में, ठीक है, आपस में ये ब्रीडिंग करता है, इनका मेल एंड फीमेल ब्रीडिंग करता है, तो वो लार्वा प्रोड्यूस होता है, होगा कि नहीं? और लार्वा कलर कैसा होगा, ज़ाहिर है लार्वा कलर ब्राउन होगा। ये भी लार्वा जो है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, लार्वा कलर कैसा हो जाएगा, वो आपको येलो हो जाएगा, जैसे ये माँ-बाप हैं वैसे हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको इनको ग्रो कराते हैं, ये लार्वा को बड़ा करते हैं अपने लेबोरेटरी में, ठीक है, ऐसे मीडियम में जो कैसा होता है, रिच इन सिल्वर सॉल्ट, रिच इन सिल्वर सॉल्ट, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट में ये क्या रहेगा, काफ़ी रिच रहेगा, ठीक है। तब ये बड़ा होकर के, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट में रिच है, तब ये बड़ा होकर के जो एडल्ट फ्लाई बनेगा, जो एडल्ट बनेगा, उसका कलर जानते हैं कैसा हो जाएगा, ठीक है, उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। जबकि इसको जो है वो आप ग्रो कराते हैं नॉर्मल मीडियम में, कैसा मीडियम में, नॉर्मल मीडियम ग्रो कराएंगे, तब ये एडल्ट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो तो जाहिर नॉन मीडियम ये येलो का येलो रहेगा। अब देखिए दोनों का जाहिर है ये म्यूटेंट फ्लाई है, म्यूटेंट का मतलब जो है इसमें म्यूटेशन हुआ होगा, इसके जीन में जो है जीनोटाइप में कुछ चेंजेस आए होंगे, इसलिए तो म्यूटेंट कहते हैं। यानी ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो है जेनेटिकली भी डिफरेंट है और दिखने में भी ये क्या है, फेनोटिपिकली भी ये डिफरेंट है। लेकिन इसको देखिएगा, ये इसका जीन और इसका जीन तो सेम रहेगा, जीनोटाइप सेम रहेगा, इसका जीनोटाइप सेम रहेगा। यानी ये दोनों का जीनोटाइप डिफरेंट है, लेकिन दिखने में दोनों सेम तरह के हो गए हैं, यानी फेनोटिपिकली सेम हो चुके हैं। इस वजह से इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोकॉपी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, फेनोकॉपी कहेंगे। इसको याद रखिएगा, आगे जो है वो आएगा, कॉपी कहेंगे। उसके बाद फेनोकॉपी हो सकता है, उसके बाद एक तो ये हो गया, ठीक है, फेनोकॉपी। अच्छा, एक और टर्म जो है वो आपको आता है पे कि हाँ, हाइब्रिड, ठीक है, ये कौन सा टर्म आ जाता है, हाइब्रिड आ जाएगा। हाइब्रिड को ही हम लोग जो है वो ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, और ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग ही कह सकते हैं हाइब्रिड को, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं कि ये बेसिक ऑफस्प्रिंग तो नहीं, इसको अभी आप जो है वो हाइब्रिड ही रहने दीजिए, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, ठीक है, हाइब्रिड का देखो, हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो पेरेंट जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगस, ठीक है, जैसे ये मेल है, ठीक है, ये क्या है, वो फीमेल है। जब आप दो पेरेंट को क्रॉस कराते हैं, वो पेरेंट कैसा होना चाहिए, जेनेटिकली होमोजाइगस होना चाहिए, ठीक है, और होमोजाइगस होना चाहिए, और जो है, ठीक है, और ये डिफरेंट भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिफरेंट भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, मान लो ये एक मेल पेरेंट है, ठीक है, तो जैसे टॉल एंड वेट लेकर के अगर हम लोग चलते हैं, तो इसको आप लेके सबसे पहले होमोजाइगस लेना है, तो इसको कैपिटल कैपिटल ले लीजिए। इसको भी होमोजाइगस लेना है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट भी होना चाहिए, जेनेटिकली डिफरेंट भी होना, स्मॉल टी ले लिया। अब ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, आप तो जानते ही हैं, जो ये अगर रहता है तो किसी भी सेल में, ठीक है, कोई भी एलिल, तो गैमेट के फॉर्म, ये सब समझा हम जाना ही ना, ऑलरेडी हमने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है इसको। ये गैमेट बनाएगा, ठीक है, ये कैपिटल टी, ये जो स्मॉल टी, दोनों जो है वो क्रॉस होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का ये आएगा, ठीक है। तो ये अगर ये देखिएगा, ये हालांकि ये क्या हो जाएगा, ये टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, इसी को आप क्या बोलेंगे, हाइब्रिड कहेंगे, ठीक है। जब दो पेरेंट, ठीक है, जो जेनेटिकली होमोजाइगसली, जो होमोजाइगस और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, उनका जो क्रॉस होकर के जो इंडिविजुअल आता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कहेंगे, ठीक है। अब देखो, और इस जनरेशन को जब आप पेरेंट को क्रॉस करा करके जो पहला जनरेशन लाते हैं, उसको हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं, या फिलियाल फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब उसी में आपको क्या करना है, इसमें सेल्फिंग करा देना, ठीक है। सेल्फिंग कराने का मतलब है, ठीक है, इसी को इसी से क्रॉस कराते हैं। मान लीजिए ये जो है वो प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैसा प्लांट है, मान लीजिए पी प्लांट है, ठीक है, पी प्लांट, पाइसम सटाइवन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब समझ लो कि ये जो है, ठीक है, ये जो है, ये कैसा हो जाएगा, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल, यानी इसमें यहाँ पर मेल, इसमें जो है वो, इसमें जो है वो पॉलन ग्रेन होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है फीमेल गैमेट होगा। तो इसी के मेल गैमेट से अगर इसी के फीमेल गैमेट को हम क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है, तब इसी को आप क्या बोलते हैं, सेल्फिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, सेल्फिंग कहेंगे, ठीक है, सेल्फिंग, ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक है। और ये बाइसेक्सुअल, हाँ, ये यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है। मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए एक है, जैसे ये यूनिसेक्सुअल हुआ, तो यूनि अगर सेक्सुअल हुआ तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें जो है मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, यही इसी के स्पीशीज के मेल को और मेल के मेल गैमेट्स को इसी के स्पीशीज के, ठीक है, इसी स्पीशीज नहीं, मतलब इसी
इसी इसी F1 जनरेशन के दूसरे फीमेल से अगर क्रॉस करवा देते हैं तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, सेल्फिंग कहेंगे, ठीक है। अगर ये तो एकदम सेल्फिंग हो ही गया, इसमें तो सेम प्लांट का जो है वो क्या हुआ कि सेम प्लांट का ही जो है वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्रॉस किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, वो प्लांट तो सेम नहीं है, लेकिन वो जो है वो सेम पॉपुलेशन का है, सेम F1 जनरेशन का है। तो ये क्रॉस करा देते हैं तो क्या होगा बताइए। ये यानी कि आपने कैपिटल T स्मॉल t और एक कैपिटल T स्मॉल t को क्रॉस कराएंगे, तो जब क्रॉस कराएंगे तो ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये जो है वो अगर आप देखेंगे ये कौन सा गैमेट, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, ठीक है। अब देखो इसमें जो अगर आप देख रहे हैं ये जो जनरेशन आया, जब F1 जनरेशन को जब आप क्रॉस कराते हैं, जो उससे जो जनरेशन आता है उसी को आप क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको आप जो है वो F2 जनरेशन कहेंगे। और ये जो क्रॉस करने का जो तरीका हुआ ना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पनेट स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पनेट स्क्वायर कहेंगे। ये पनेट स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। पनेट स्क्वायर में अगर आप देखेंगे, जब आप ग्राफिकली, ये जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द ऑफस्प्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन। देखो इधर देखो, हमने तुमको ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट किया है कैसे, ठीक है। इसमें जो है वो क्रॉस हुआ। अब जब क्रॉस जब हुआ तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो टॉल हो जाएगा। फेनोटाइप बताओ तो इसका क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अच्छा ये दोनों, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी टॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डॉर्फ। यानी दो तरह का अगर आप देखेंगे फेनोटाइप जो है वो कितने तरह का आएगा, वो दो तरह का आएगा, ठीक है। टॉल टॉल कितना है, 1 2 3, ठीक है, 3। और डॉर्फ कितना है, 1 है। तो इस रेशियो को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, फेनोटिपिक रेशियो कहेंगे। दूसरा जो होगा वो इसका जेनोटाइप बताइएगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। एक तो जो है वो कैपिटल T स्मॉल t होगा, एक तो कैपिटल T स्मॉल t होगा, एक तो स्मॉल t होगा। तो जेनोटाइप में अगर आप देखेंगे वो ये कितना हो सकता है, 1 हो जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t जो है वो 2 हो जाएगा, स्मॉल t जो है वो 1 हो जाएगा। तो दोनों का जो है वो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो दोनों, ठीक है, 1:2:2, ठीक है, 1:2:2 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अगर आप देखते हैं, ठीक है, 1:2:2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो क्या होगा, जेनोटिपिक। ये जेनोटिपिक जो है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेशियो होगा, ठीक है, जेनोटिपिक रेशियो रहेगा, ठीक है, ये जेनोटिपिक। तो आपने देखा कि आपने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में जब आप इसको अगर सेल्फिंग कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में जो कैपिटल टी आने का चांस, 4 में से आने का चांस, 4 में से 1 आने का चांस है, 4 में से कैपिटल T स्मॉल t है, 2 आने का चांस है, और ठीक है 4 में से 1 आने का चांस स्मॉल t। इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी वैसे। 4 में से 1 आने का चांस यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। 4 में से यानी 1/4 हो गई, 4 में से 2/4 हो गई, ठीक है, 1/4, ठीक है। जब आप नेक्स्ट जनरेशन में ये निकालते हैं, ठीक है, कि भाई नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा जेनोटाइप की आने की कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, और जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से निकालते हैं ये उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, पनेट स्क्वायर कहते हैं। यानी पनेट स्क्वायर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट ऑल द जेनोटाइप्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, टू कैलकुलेट द जेनोटाइप, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द जेनोटाइप इन द नेक्स्ट जनरेशन या इन अ जेनेटिक क्रॉस। ये हो गया आपको क्या, वो, ठीक है। अच्छा अब देखिए 1 मिनट, ठीक है, एक चीज और होती है। अगर मान लीजिए हम लोग, ठीक है, एक चीज और होती है, एक टर्म आता है, जैसे हम लोग ऑलरेडी इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से हम बोल देते हैं, ठीक है। एक तो होता है इमैस्कुलेशन, ठीक है, मान लीजिए इमैस्कुलेशन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाता है, बैगिंग होता है। याद आ रहा है, हम पहले ही बोल चुके हैं लेकिन हम फिर से, इमैस्कुलेशन, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल, आपको इसमें इसमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करा के, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करा के, क्रॉस पॉलिनेशन कहीं और से जो है दूसरा पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन आपको लाना है। तो आपको क्या करना हो, कैसे जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को जो है रोकेंगे, तब आप इसको जो है, इसके एंथर को जो है वो काट करके हटा देते हैं, और यहाँ पर जो है एक बैग लगा देते हैं, ठीक है। और बैग को जब आपको अपना पॉलिन ग्रेन, ये कहीं दूसरा पॉलिन ग्रेन से इसको जो है वो क्रॉस कराना होता है, दूसरे पॉलिन ग्रेन को जब आपको इसको अंदर डालना होता है, तब बैग को आप हल्का सा खोलते हैं। खोलने के बाद जो है फिर इसमें पॉलिन ग्रेन, ये पॉलिन ग्रेन की डस्टिंग कर देते हैं, ये पॉलिन ग्रेन डाल देते हैं। तो यही टर्म, ये एंथर को काट करके हटाना, इसी को आप क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन कहेंगे। और उसके चारों तरफ, ठीक है, कि कहीं और से कोई और दूसरा ना एंथर आ जाए, ठीक है, आप ही के मन लायक जो है वो क्या रहेगा, एंथर जज जाएगा। तो आप चारों तरफ जो है एक बैग लगा देते हैं, ठीक है, वो बटर पेपर का बैग होता है ताकि ऑक्सीजन वगैरह अंदर जा सके, बैगिंग कर देते हैं। तब इसको आप क्या बोलते हैं, बैगिंग करते हैं। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग कहाँ पर यूज होता है, इमैस्कुलेशन बैगिंग हम लोग यूज करते हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, ठीक है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो आपने
आपको एक मिनट, ठीक है, क्रॉसिंग ज़रा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्रॉस ज़रा सा देखोगे, क्रॉस क्या होता है, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, देखो ये क्रॉसिंग, ठीक है, कितने तरह का क्रॉस होता है, ठीक है, ठीक है, क्रॉस जेनेटिक क्रॉस, ठीक है, ये क्या होगा, जेनेटिक क्रॉस जो है वो कितने तरह का होगा, ठीक है, अगर जेनेटिक क्रॉस अगर आप देखते हैं तो वो, ठीक है, जेनेटिक क्रॉस जो है वो आपको मेनली जो है जेनेटिक एक एक जो है, जैसे मान लो जैसे एग्जांपल, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये यहीं पर हम तुमको बता दें, ठीक है, यहीं पर देखो जेनेटिक क्रॉस बता दें, ठीक है, देखो जैसे अगर आप देखेंगे कि जो, ठीक है, जो F1 जनरेशन आया है, इवन कि F2 जनरेशन भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, F1 जनरेशन को जो है अगर आप, ठीक है, वो डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराते हैं या F1 जनरेशन को आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ये दोनों क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा क्रॉस कहते हैं, यानी इसको जो है हम लोग बैक क्रॉस कहेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए स्पेशली बैक क्रॉस दो तरह का हो सकता है, जब, ठीक है, F1 जनरेशन को, ठीक है, जब आप, ठीक है, डोमिनेंट पेरेंट से जब क्रॉस कराते हैं तो ऐसे बैक क्रॉस को हम लोग कहते हैं आउट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। आउट क्रॉस मतलब इसका कुछ कोई खास यूज नहीं है, कुछ खास पता होता नहीं चलता है। हाँ, F1 जनरेशन को अगर मान लीजिए F1 जनरेशन को जो है वो आपको स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस कहेंगे। और इसको जो है वो हम लोग, ये तो जैसे अगर आप देखेंगे ये तो क्या हो सकता है, ठीक है, आउट क्रॉस हो सकता है। और इसको अगर आप क्रॉस कराते हैं, ठीक ठीक है, तो लो इसका नाम ही भूल गया। So, अरे तुम लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छा खैर रहने दो, तुम लोग को याद आ रहा होगा, हम जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ पे फंस गया है। रहने दो, ठीक है, हम बताते हैं तुमको। टेस्ट क्रॉस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस कहते हैं, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो टेस्ट क्रॉस इसको कहेंगे, ठीक है, आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब ये बताइए, एक बात बताइए, ठीक है, मान लीजिए कोई हमको पेरेंट मिला, ठीक है, कोई हमको, ये हमको मिला, ठीक है, ये तो आपको क्या कैसा दिख रहा होगा आपको, ये जैसे क्रॉस आपने कराया, एक टॉल को एक डॉर्स के साथ जो है वो क्रॉस करा दिया, ठीक है, तो आपको आपको जो है वो कैसा मिला, टॉल मिला। अब ये टॉल आपने कैसे पता किया कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा, ठीक है, हो सकता है कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी होगा, ठीक है। तो इसके जीनोटाइप को पता करने के लिए, ठीक है, अगर हम क्रॉस कराते हैं, जैसे देखो, अगर मान लीजिए इसको आप इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ये तो एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, ठीक है। और आपने जो है इसको किसके साथ जो है वो ये करा दिया, ठीक है, क्रॉस कराया आपने कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जो है इसको क्या किया, क्रॉस कराया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो देखने में दोनों कैसा होगा, टॉल ही होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि टॉल को जो है वो टॉल ही से क्रॉस कराया और सारे टॉल आ गए, तो आपको जीनोटाइप किसी का नहीं पता चला, तो ये आउट क्रॉस है, ठीक है, इससे कुछ आपको नहीं पता चला। हाँ, टेस्ट क्रॉस अगर देखिए, टेस्ट क्रॉस अगर आप देखिए, अगर ये मान लीजिए ये क्या है, मान लो ये कैपिटल टी है, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो गैमेट क्या होगा, और इससे अगर ये कैसा गैमेट बनाएगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये स्मॉल टी बनाएगा, ये गैमेट कैसा बनाएगा, कैपिटल टी बनाएगा, दोनों को क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल हो जाएगा, तो ये सारे के सारे प्लांट कैसे आ जाएंगे, टॉल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्लांट अगर ये कैपिटल टी होगा, ठीक है, और अगर उसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो सारे प्लांट कैसे हो जाएंगे, ये जो है वो टॉल ही हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये होमो हेट्रोजाइगस है, अगर ये मान लीजिए हेट्रोजाइगस रहेगा, हेट्रोजाइगस अगर ये रहता है तो ये जो है, ये अगर जैसे इसका जो है स्मॉल टी होगा, इससे अगर क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो 50% जो रहता है वो 50% जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा टॉल हो सकता है, और 50% जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है, F1 जनरेशन का जीनोटाइप है वो क्या है, वो तुम्हारा स्मॉल टी, इसी को आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब टेस्ट क्रॉस से क्या फ़ायदा होता है, टेस्ट क्रॉस से आपको पता चल जाता है, टेस्ट क्रॉस से आपको पता चलता है कि टेस्ट क्रॉस से आपको पता चलता है कि ये जो जनरेशन है जिससे हम जो है वो रिसेसिव पेरेंट को क्रॉस करा रहे हैं, वो होमोजाइगस है कि या हेट्रोजाइगस, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो है वो जेनेटिक क्रॉस के बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं जीनोम। क्या कहेंगे इसको हम लोग, जीनोम कहेंगे। ये जीनोम का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे जीनोम का अगर आप मतलब देखते हैं तो जीनोम का मतलब होता है कि, एक सेकंड रुको, देखो जीनोम का मतलब जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है।
जीनोम का मतलब होता है कि जैसे एक और टर्म आप देख लीजिए, जीन पूल, ठीक है, जीन पूल। जीन पूल का मतलब क्या होगा, ठीक है? जैसे, ठीक है, एक एक पॉपुलेशन में, ठीक है, एक पॉपुलेशन में जो भी, ठीक है, एक पॉपुलेशन में इधर, ठीक है, एक पॉपुलेशन में, ठीक है, जो भी जो है, ठीक है, वो एक पॉपुलेशन में जितने तरह के भी जो जीन प्रेज़ेंट रहते हैं, सबको एक साथ लेकर के चले आइएगा, तो उसी को आप क्या बोलेंगे? जीन पूल कहेंगे। एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप देखेंगे ह्यूमन्स की, मतलब पटना, दिल्ली या कहीं के भी अगर आप देखें ह्यूमन्स की, अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, क्या वो ह्यूमन्स के पॉपुलेशन में क्या है? क्या 7 फुट हाइट का जीन होगा? बिल्कुल होगा। बहुत सारे लोगों के 7 फुट हाइट है। क्या ह्यूमन्स के पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, मतलब ह्यूमन मतलब कि वो पॉपुलेशन में क्या वो फेयर स्किन कलर का जीन होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है? तो ये, और या अगर आपको हम कहें कि ह्यूमन के जीन पूल में सिंग सिंग हॉर्न हॉर्न का जो है हॉर्न का जो है वो जीन होगा? बोलेंगे नहीं सर, ठीक है। जीन पूल में, ह्यूमन के जीन पूल में, कहीं के भी ह्यूमन के जीन पूल में, ठीक है, हॉर्न का जीन जो है वो नहीं प्रेज़ेंट आएगा। यानी जितने तरह के भी जीन हैं, ठीक है, किसी पॉपुलेशन में जितने तरह के भी जीन हैं, उनको अगर आप एक साथ लेके चले आते हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? जीन पूल कहते हैं, ठीक है? उसी को आप क्या बोलेंगे? जीन पूल कहेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो, ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं एक चीज़ और, ठीक है, कि एक चीज़ और इसमें अगर आप देखेंगे कि ये तो आपने देखा कि उसके बाद जैसे जीन पूल का मतलब ये, अब जैसे मान लीजिए कि हम यही देखते हैं, जैसे मान लीजिए नेग्रो की कोई कोई अफ्रीका की पॉपुलेशन है, ठीक है? अफ्रीका की अगर जो है वो आप पॉपुलेशन जो देख रहे हैं, वो अफ्रीका की पॉपुलेशन में उसका अगर जीन पूल अगर आप देखिएगा, तो क्या 7 फीट हाइट का या 6 फीट हाइट का या 5 फुट हाइट का जीन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। उस पॉपुलेशन में अगर आप देखिएगा, जो फेयर स्किन कलर का जो जीन होता है, क्या उसमें जो है वो प्रेज़ेंट रहेगा? नहीं, फेयर स्किन कलर का जीन जो है वो नहीं प्रेज़ेंट रहेगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, नेग्रो की जो पॉपुलेशन होती है, उसके जीन पूल में फेयर स्किन कलर का जीन जो है, वो नहीं प्रेज़ेंट आएगा, ठीक है? अब देखिए एक जीनोम क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है, ठीक है, ऑल द जीन्स व्हिच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन, ठीक है, ऑल द जीन्स या ऑल द जीन, या ये कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि ऑल द क्रोमोसोम्स व्हिच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ठीक है, वन एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स गैमेट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर जीनोम का आप देखेंगे, जैसे मेज़ का आप ये देखिए, मेज़ आप ये कह सकते हैं जी मेज़, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जी मेज़ कहता है, ठीक है। ये जी मेज़ जो होता है वो आपको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, 2n=20 होता है। यानी कि इसमें अगर आप देखते हैं ये जी मेज़ का, इसमें अगर आप देखते हैं कि 10-10 का 2 सेट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 10, ठीक है, ये जो है ये क्या 10, ठीक है, 10-10 का, ठीक है, वो क्या रहेगा? 2 सेट रहेगा, 2n, ठीक है। वेयर n जो है यही क्या होता है? इसी को हम लोग जीनोम कहते हैं, ठीक है। तो 2 जो है वो क्या है? जीनोम है इसमें, यानी 2n, और टोटल कितना हो जाएगा? वो 20 हो जाएगा। अब ज़रा-सा देखो इसका, ठीक है। जो आपकी वो आपकी मेज़ की जो 2 वैरायटी आजकल चलती है, एक ओल्ड वैरायटी है, एक क्या है? ओल्ड वैरायटी। ओल्ड वैरायटी में अगर आप देखते हैं, ठीक है, कि ये, ठीक है, एक मेल आप ले लीजिए और दूसरा क्या ले लीजिए? आप फीमेल ले लीजिए, चलिए मान करके चलिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें ये देखते हैं, ठीक है, कि इसका जो है वो क्या होगा? जैसे 2n ये 20 होगा, ठीक है। और यानी ये देखो हम बना रहे हैं, ठीक है, वही 1 2 3 10, ठीक है, और ये जो है वो 10 हो जाएगा, 10 का क्रोमोसोम रहेगा, और 2x यहाँ पर क्या रहेगा? 20 रहता है, 2x। तो इधर डायग्राम इधर बनाते हैं, ठीक है, ये देखें। हाँ, ठीक है। तो इसको जो है वो 2 सेट जो प्रेज़ेंट है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिप्लॉयड। हाँ, तो ये 2n, अच्छा ये 2x है, ये x क्या है? ठीक है, x है, ये देखिए नंबर, ये n जो है जिसको आप जीनोम कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा गैमेट के थ्रू, या जो गैमेट्स में जाएगा, उसी को आप n कहेंगे। जबकि x जो है, ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग जब 2x है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? बाइपोलॉइड कहेंगे। ये x क्या होता है भाई? x का मतलब ये हो जाएगा कि एक बेसिक सेट पे, ये एक सेट है, एक बेसिक सेट पे जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, उसी को आप क्या बोलेंगे? x कहेंगे। अब आप कहेंगे बात तो सर दोनों तो एक ही चीज़ है, ठीक है। ये यहाँ पर भी आप कह रहे हैं नहीं, हम दोनों में डिफरेंट कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बेसिक सेट पे जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो गैमेट्स में जाएगा, ठीक है। तो उसी को आप क्या, ये आप बाइपोलॉइड कहेंगे। एक सेम टू सेम फीमेल भी जो है वो आपका वो लेंगे तो वैसे ही होगा 2n, हालाँकि इसे 2n=20, 2x ये क्या हो जाएगा? आपको 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, तो गैमेट में यहाँ से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। एक ये गैमेट बन जाएगा और एक जो है वो ये गैमेट बन जाएगा। तो यानी कि गैमेट्स में अगर आप देखेंगे
इसको एन, एक गैमेट्स में जो है, ठीक है, ये गैमेटोजेनेसिस हुई, ठीक है, इसमें क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, ठीक, गैमेटोजेनेसिस हो गया, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट में क्या रहेगा, एन, एक ये गैमेट, ठीक है, एन इक्वल टू 10 हो जाएगा, और एक गैमेट में कितना सेट रहेगा, सिंगल सेट रहेगा, एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब इसको आप क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे, क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। और इसको आप क्या बोलेंगे, एक ही बेसिक सेट, इस गैमेट में अगर आप देखते हैं वो सिर्फ जो है एक ही बेसिक सेट है, तो इसको आप मोनोप्लॉइड कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको, मोनोप्लॉइड। और वे सेम टू सेम जो है वो n इक्वल टू 10 रहेगा, और x इक्वल टू यहाँ पर भी क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है, फीमेल। और दोनों को अगर आप क्रॉस करा देते हैं तो ठीक है, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो फिर क्या होगा, फिर से जो है वो ये वाला इसमें भी जो है एक गैमेट्स में यही 10 है, ठीक है, दोनों जो है क्रॉस हो जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा, तो दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल में आ जाएंगे, जाइगोट में आ जाएंगे, ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कहेंगे 2n इक्वल टू 20 और 2x इक्वल टू जो है 20, फिर से ये डिप्लॉयड हो गया, ये बाइपोलॉइड हो गया, ठीक है, डिप्लॉयड। यानी कि आपने देखा कि n वो सेट, ये वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो गैमेट्स में आता है। आज आप बोलेंगे कि, अब आप ये बोलेंगे कि सर x भी तो वही होता है, ठीक है, नहीं, x और n में डिफरेंट होता है। अभी आपको हम दिखाते हैं कहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए आप जरा सा, ये जो इसकी न्यू वैरायटी है, ठीक है, न्यू वैरायटी देखो, जैसे कि अगर आप देखते हैं ना, इसकी न्यू वैरायटी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे न्यू वैरायटी में क्या होता था कि इसमें क्रोमोसोम के नंबर को जो है वो क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, क्रोमोसोम के नंबर को यहाँ पर डबल किया गया है। कैसे डबल किया गया है, जैसे देखिए 2n इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 2n इक्वल टू 20, ठीक है, किसी भी 2n इक्वल टू 20, और ये फीमेल 2n, किसी भी रीजन के वजह से आर्टिफिशियली या नेचुरली कोल्चेसिन वगैरह डाल के क्रोमोसोम के नंबर को डबल किया जा सकता है। तो क्रोमोसोम के जब नंबर को आपने डबल कर दिया तो यहाँ पर कितना सेट है, ये 10, ये जो है 10, ये जो है वो 10, ये जो है वो क्या हो जाएगा 10, 10 10 10 10, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ये जो है वो आपको 10 हो जाएगा, ये जो है 10 हो जाएगा, ये जो है वो 10 हो जाएगा, ये जो है आपको 10 हो जाएगा, 10 10 10 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको आप गौर करेंगे, ये जो है, ठीक है, ये आपको लिखाएगा 2n इक्वल टू 40, ठीक है, और 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। सेम यही जो है 2n इक्वल टू 40 हो जाएगा, और 4x इक्वल टू जो है वो आपको 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी भी आप क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड कहेंगे, क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। लेकिन इसमें कितना सेट प्रेजेंट है, 4 सेट प्रेजेंट है ना, कितना सेट प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो इसको आप जो है टेट्रापोलॉइड कहते हैं, क्या कहेंगे, टेट्रापोलॉइड, ठीक है, ये भी है वही, ये भी यही, ठीक है। अब आप इसको, ये हमने अभी भी इसको क्यों कहा, बोला 2n ही क्यों कहा, हमने क्या बोला था, ये n जो है ये वो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो आपको गैमेट्स में जाएगा। जब गैमेट बनेगा ना, यहाँ से देखो, यहाँ से जो है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, एक गैमेट ये बन जाएगा और एक गैमेट ये बन जाएगा। तो ये जब गैमेट्स में अगर आप देखेंगे, ये जो है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो है वो 10 हो जाएगा गैमेट्स में, ठीक है। इधर जो है वो अगर आप देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा, अच्छा आप जरा इसको लिखो तो, इसमें जो है वो कितना सेट है, इसमें कितना, 2 सेट है, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 20, बोलो 2 सेट है, ठीक है। और ये वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो गैमेट्स में गया, क्योंकि ये गैमेट है ना, गैमेट में तो n जो होता है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो गैमेट्स से आता है। बताइए तो यहाँ पर गैमेट्स में जाने वाला क्रोमोसोम कितना था, 10 था, यहाँ पर गैमेट्स में जाने वाला नंबर क्रोमोसोम कितना रहेगा, तो ये क्या रहेगा, 20 रहेगा, ठीक है। यहाँ सेम टू सेम इसमें भी क्या रहेगा, n इक्वल टू जो है वो 20 और 2x इक्वल टू जो है वो 20 रहेगा। तो आपने समझा कि x का मतलब होता है सिर्फ एक बेसिक सेट पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जबकि n जो रहता है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो गैमेट्स में जाता है, ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, n कहते हैं। फिर से आप जब इसको जो है वो क्रॉस करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ठीक है, 10 10 ये जो है, तो आप कह सकते हैं, ये फिर से आप इसको कहेंगे कि 2n इक्वल टू, क्या बोलेंगे, 2n ही ना कहेंगे, क्योंकि ये जब डिवाइड करेगा ये एक n हो जाएगा, ये एक n, ठीक है। 2n इक्वल टू, n हमेशा क्या रहेगा, 2n रहेगा, ये 40 रहेगा, और 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 40 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्या, जीनोम का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गैमेट का फॉर्मेशन, क्या देखेंगे हम लोग जो है वो थोड़ा सा देख लेंगे गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अगर गैमेट फॉर्मेशन अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये गैमेट फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है, कि देखो बोला जाता है गैमेट, तो आप जानती हैं गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, ठीक है। गैमेट्स जो होता है वो ऑलवेज प्योर रहेगा। क्यों ऑलवेज प्योर रहेगा, क्योंकि इसमें हेमीजाइगस कंडीशन होती है,
हेमीजाइगस कंडीशन। देख लो, एक मिनट देखो हेमीजाइगस कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये चलो मान कर चलो 10 और ये 10। यहाँ पर ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो आपको ये डीएनए है या क्रोमोसोम है, यहाँ पर कौन सा जीन है, हाइट का जीन है। जाहिर है सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो है वहीं उसी पोजीशन पे हाइट का जीन रहता है, जिसको लोकस कहते हैं। ये सब हम बताएंगे नहीं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लोकस कहेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल टी अगर मान लीजिए, यहाँ पर क्या है स्मॉल टी मान लीजिए, ठीक है। या कोई और ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई और प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैसा हो जाएगा ये बताओ, ये होमोजाइगस हो जाएगा, बोलो यस है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। और आप जानते हैं, अब बताइए ये ऑर्गेनिज्म जो है प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक है। ये हाइट के एलिल के रेस्पेक्ट में प्योर है कि इम्प्योर है, ये प्योर है। ये कैसा हो जाएगा, ये अगर आप देखेंगे तो ये प्योर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों जो है सेम तरह का जो है वो जीन है, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, ये जो है वो अगर आप देखेंगे तो इम्प्योर हो जाएगा। ये अगर आप देखेंगे ये इम्प्योर हो जाएगा। क्यों इम्प्योर हो जाएगा, ये इसलिए इम्प्योर हो जाएगा क्योंकि इसमें हेट्रोजाइगस, इसमें दो अलग अलग एलिल हैं। जब दो अलग अलग चीजें मिक्स हो जाती हैं तो उसको हम लोग प्योर नहीं कहते हैं, ये इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप देखेंगे इसका गैमेट जब बनेगा, तो गैमेट बनेगा तो क्या होगा, एक गैमेट्स में जो है क्या हो जाएगा, एक गैमेट्स में जो है कैपिटल टी आ जाएगा, और दूसरे गैमेट्स में जो है वो क्या आ जाएगा, वो अगर आप देखेंगे दूसरे गैमेट में जो है वो स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये गैमेट्स में सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही तरह का एलील है, ये गैमेट में भी सिर्फ एक तरह का एलील है। इसका भी जो गैमेट बनेगा ये जो है वो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये अगर आप देखेंगे कैपिटल टी, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि एक गैमेट्स में हमेशा हेमीजाइगस कंडीशन होने की वजह से हमें एक ही तरह का एलील जो प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, दीज आर ऑलवेज प्योर। ये हमेशा कैसा रहेगा, वो प्योर ही रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, प्योर रहेगा गैमेट्स, ठीक है। अब बताइए कि किसी गैमेट्स में जो है वो कितने तरह के, किसी किसी जो है वो ऑर्गेनिज्म में कितने तरह का जो है वो क्या हो सकता है, गैमेट्स हो सकता है किसी और। वो डिपेंड करेगा उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पे। मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक, ठीक है, जैसे ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन रहेगा तो ये 23 हो जाएगा। ये जो है ये आपको, ठीक है, ये कैसा है, ये आपको 23 रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए इसमें क्या है, कैपिटल टी है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी है। ये कोई दूसरा एलिल, यहाँ पर जो है वो कैपिटल आर है, यहाँ पर भी कैपिटल आर है। ये कोई तीसरा एलिल ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल सी है, और यहाँ पर जो है स्मॉल सी है। तो आप हमको बताइए नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या हेट्रोजाइगस कैरेक्टर कितना पेयर है, ठीक है। देखो ये दोनों जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर नहीं है, होमोजाइगस कैरेक्टर है। ये दोनों जो है वो कैसा कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो होमोजाइगस, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, हेट्रोजाइगस को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, ये भी कैसा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर है या हेट्रोजाइगस कैरेक्टर पेयर है, ठीक है। तो यानी कि आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर या फिर हेट्रोजाइगस पेयर जो रहेगा वो आपको कितना हो सकता है, वो अगर आप देखेंगे 2 पेयर होगा। कितना होगा, ये जो है वो आपको 2 पेयर होगा। देख रहे हैं ना, ये आपको कैसा हो जाएगा, ये जो है वो आपको 2 पेयर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको आप ये नहीं देखेंगे तब, यानी ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है। ये कितना हो सकता है, नंबर ऑफ टाइप्स हो गए टू द पावर एन, वेयर एन क्या है, एन जो है वो यही है, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, यही हो सकता है, ठीक है, एन। बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर हो, यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने हैं, ये 2 है, तो टू द पावर जो है वो 2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 4 तरह का इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आप देख लीजिए 4 तरह का गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। आपको क्या करना होगा, हर एक गैमेट्स में, ठीक है, हर एक गैमेट में हर सारे के सारे जीन देना होगा। हाँ, अलग अलग एलील दे सकते हैं, लेकिन जीन सारा देना होगा। एग्जाम्पल अभी मान लीजिए सबको छोड़ के चलिए, सिर्फ 3 जीन को ये हम लोग ये करके चलते हैं, ठीक है, सिर्फ 3 जीन कंसिडर करके चलते हैं। इसमें जो है आपको देखिए ये आर वाला जो है वो जीन देना ही पड़ेगा, आर आप दे दीजिएगा। अब ये कैपिटल टी, ये हाइट वाला तो जीन देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट में आप कैपिटल टी भी दे सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं जैसे इसमें तो आर ही आएगा, स्मॉल टी भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कैपिटल सी भी दे सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर ये उल्टा रहेगा, मेटाफेज में जो है उसका उल्टा अरेंजमेंट होगा, ये मतलब ये वाला क्रोमोसोम जो है इधर रहेगा, ये वाला क्रोमोसोम इधर रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है वो अगर देखेंगे स्मॉल सी हो जाएगा जब यहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसका यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, फिर ये आर तो ये हमेशा आर रहेगा, टी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाँ,
टी हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे ये स्मॉल सी हो सकता है, और यहाँ पर अगर देखेंगे कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा और कैपिटल सी हो जाएगा। ये देखिए ये 4 कॉम्बिनेशन हुआ, और ये 4 कॉम्बिनेशन के अलावे अब और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पे जो है वो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये आपको क्या हो गया, ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपको आप कह लीजिए कि यहाँ तक जो है इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे हम लोग जो है वो मेंडलिज्म जो है वो देखते हैं, ठीक है। आई होप जो है आपके दिमाग में जा रहा होगा, ठीक है। ये मत समझिएगा कि सर समझा नहीं रहे हैं, हम समझा यहाँ नहीं रहे हैं, ठीक है। हम क्यों यहाँ समझाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जो है जो पढ़ा हुआ है उसको जो है वो हम ये करने के लिए, ठीक है, बस उसी को जो है वो रिवाइज करने के लिए ये हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे फिर अब हम लोग यहाँ से देखते हैं मेंडलिज्म, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है वो क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ से जो है वो मेंडलिज्म देखते हैं, ठीक है। मेंडलिज्म का मतलब, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखते हैं कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये बेसिकली ये क्या होता है, ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। तो देखिए इसमें जो है मेंडल साहब, सबसे पहले तो हम लोग मेंडल का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे। मेंडल जो थे वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ठीक है। वो कौन क्या थे, एक, ठीक है, वो जो है एक ऑस्ट्रियन मॉन्क, ठीक है। फादर रिलीजियस पर्सन थे, ऑस्ट्रिया में रहने वाले, ठीक है, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। 1822 में उनकी बर्थ हुई थी, 1820, सिलिसियन विलेज, ठीक है, सिलिसियन विलेज हिजनडॉर्फ में, ठीक है, सिलिसियन में, ठीक है। ऑस्ट्रिया में एक जगह है, एक सिलिसियन विलेज है हिजनडॉर्फ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इनका क्या हुआ था, पैदाइश हुई थी, इनका बर्थ हुआ था। और उन्होंने ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, कैपिटल था वियना, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। उन्होंने जो है काफ़ी डाइवर्स चीज़ें पढ़ी थी, नेचुरल साइंस भी पढ़ा था। नेचुरल साइंस कहने का मतलब है कि नेचुरल साइंस मतलब बायोलॉजी भी पढ़ा था, उन्होंने मैथमेटिक्स भी पढ़ा था, उन्होंने जो है वो फिजिक्स भी पढ़ा था। और इसीलिए वो नेचुरल साइंस, फिजिक्स, और इसीलिए वो जो है ये इतनी सारी चीज़ें को जो है इसीलिए जो है वो इस चीज़ में जेनेटिक्स के डिस्कवरी में कामयाब भी हुए, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल टूल यूज़ किया। और अगर ये मैथमेटिक्स नहीं अगर जानते तो मैथमेटिकल टूल वो यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिजिक्स भी पढ़ा, मैथमेटिक्स भी पढ़ा 1822 में। और ये वाला डेट, ठीक है, ये डेट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, 7 ईयर्स, ठीक है, 7 ईयर्स कहने का मतलब 1856 से लेकर के 1863, ठीक है, 4 साल इधर, ठीक है, और 3 साल इधर, ठीक है। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, ड्यूरेशन ऑफ हिस एक्सपेरिमेंट, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी के ऊपर, ठीक है, गार्डन पी के ऊपर, यानी गार्डन पी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था 1956 से 63 तक। उसके बाद, ठीक है, वो 64 में 1890 नहीं 1864 में, ठीक है, अनाउंसमेंट, ठीक है, फिनिश हिज वर्क, ठीक है, इन्होंने अपना वर्क को जो है वो फिनिश कर लिया था 1866 में, ठीक है। उनका 1865 में उन्होंने जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, अनाउंसमेंट ऑफ हिज रिजल्ट, ठीक है। और 1866 में इनका जो वहाँ पर एक अगर देखेंगे इनका जो भी रिसर्च था, वहाँ उनको स्टडी किया, उसको पढ़ा गया था, रीड किया गया था, कहाँ पर, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ठीक है। वहाँ पर एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ठीक है, ब्रून में एक जगह है जिसको आप क्या बोलते हैं, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून कहते हैं, ठीक है। वहीं पर इनके स्टडी को, इनके रिसर्च को जो है वो स्टडी किया था 2 मीटिंग्स में, ठीक है, उसकी 2 मीटिंग हुई थी, वहीं पर स्टडी किया था। और उनके जो रिसर्च का नाम था, उसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में का एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है ये वर्क इनका ये था, ठीक है। और फिर 1884 पे वो अगर आप देखेंगे कि वो जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, 1884 में वो मर गए थे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 1900 तक, ठीक है, 1900 के 1900 में, यानी 1900 में फिर से रीडिस्कवरी, इनके रिसर्च की जो है वो क्या हो गई, रीडिस्कवरी हो गई, इनकी रिसर्च की फिर से रीडिस्कवर किया गया, फिर से उसको स्टडी किया गया था, ठीक है। किसने, 3 साइंटिस्ट ने। सबसे पहले जो थे वो आपको वही ह्यूगो डेवरिस थे, ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो आपको ह्यूगो डेवरिस हो जाते थे। सेकंड जो है वो अगर आप देखते थे, ठीक है, वो कार्ल कॉरेंस थे, ठीक है, सेकंड जो है वो अगर आप देखें कार्ल कॉरेंस, और तीसरे जो थे इरिक वैन टेस्चरमार्क, ठीक है, इरिक वैन टेस्चरमार्क, ठीक है, इरिक वैन टेस्चरमार्क ने, ठीक है, ये जो है वो 3 साइंटिस्ट है। क्या रीज़न था अगर आप देखेंगे 1900, ठीक है,
यानी यानी कि अगर 1866 से लेकर के 1900 यानी 34 साल इनके वर्क को जो है कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। इसलिए रिकॉग्निशन नहीं मिला था, एक तो सबसे पहली बात जो है, वो मेंडल जो साहब जो थे उस वक़्त जो है कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे नहीं, ठीक है? अच्छा, ये ट्रू बायोलॉजिस्ट भी नहीं थे, ठीक है? लोग समझते अरे क्या ये मैथमेटिक्स भी पढ़ा हुआ है और ये पढ़ा है, एक ट्रू बायोलॉजिस्ट भी नहीं थे, लोग इन पे यकीन कर पा रहे थे। दूसरी बात जो है उस वक़्त, ठीक है? उस वक़्त डार्विन साहब के रिसर्च को लोग पढ़ने की स्टडी कर रहे थे, डार्विन साहब के, ठीक है, इसके जो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से भी इनके ऊपर किसी ने किसी का ध्यान नहीं गया। और एक और चीज़ हुई थी जो हम आपको आगे बताएँगे, ये डार्विन साहब के अगेंस्ट में, और डार्विन साहब काफ़ी उस वक़्त एस्टैब्लिश पर्सनैलिटी थी। डार्विन ने इवोल्यूशन का जो थ्योरी दी थी, उसको लोग स्टडी कर रहे थे, इनके ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं गया था इनके ऊपर जो है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, उसको किसी का ध्यान भी नहीं गया, तो ये 34 इयर्स इनको लग गया फिर से रीडिस्कवरी करने में। रीडिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? ह्यूगो डेवरिस ने किया था। ये हॉलैंड में पैदा हुए थे, ह्यूगो डे हॉलैंड के थे। हॉलैंड के लोग को डच भी कहते थे। जानते हैं किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? ठीक है, इवनिंग प्राइमरोस के ऊपर, जिसको आप थीरा लमार्कियाना कहते हैं। इवनिंग प्राइमरोस लिख नहीं रहे बाबू, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास जो है वो डिजिटल बोर्ड भी नहीं, ठीक है। हमने ऑर्डर दिया है, आ जाएगा थोड़ा दिन में, लेकिन जो है, ठीक है, फिर जो है वो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ह्यूगो डेवरिस जो है वो, अगर आप देखिएगा, ठीक है, कि वो क्या था, वो हमारा हॉलैंड और ये डच के रहने वाले थे, ठीक है। ये इनोथेरा लमार्कियाना इवनिंग प्राइमरोस, ठीक है, जिसको कहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। कार्ल कॉलिंस जो है वो आपको जर्मनी के, ठीक है, कार्ल कॉलिंस जो थे वो आपको जर्मनी के रहने वाले थे। वो मेज और पी पे, ठीक है, ये भी पी पे स्टडी किया था, मेज और पी पे इन्होंने ये क्या किया था, स्टडी किया था। और इरिक वैन टेशरमार्क जो है वो जहाँ के मेंडल साहब थे वहाँ के ये भी रहने वाले थे, ये भी जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और इन्होंने जो है वेरियस फ्लावरिंग प्लांट पे क्या किया था, स्टडी किया था। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट पे इन्होंने इरिक वैन टेशरमार्क स्टडी किया था। अब सवाल था कि आखिर जो है ठीक है, आखिर जो है मेंडल साहब जो है वो पी प्लांट को उन्होंने जो है वो क्यों चूज़ किया? मेंडल साहब ने पी प्लांट को आखिर क्यों किया? इसका बहुत सारा जो है वो अगर आप देखेंगे तो इसका जो है वो, हाँ, ठीक है, इसका जो है वो बहुत सारा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक। हाँ, इसका अगर आप देखेंगे सबसे पहले पी प्लांट को चूज़ करने का बहुत सारा रीज़न था। पहला रीज़न तो ये था कि पी प्लांट जो है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, 3 से 4 महीने की लाइफ स्पैन होती है, जल्दी-जल्दी जनरेशन आ जाएगा इसका, एक चीज़। दूसरी चीज़ है ईज़ी टू मेंटेन एंड हैंडल, आसानी से मेंटेन हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स का नंबर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अगर सीड का नंबर अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो आप खुद समझ लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा नंबर सीड का ये प्रोड्यूस करता है तो उससे क्या होता है कि रेशियो वगैरह निकालने में, ठीक है, वो आसानी हो जाती है। ठीक है, कौन सी सीड से टॉल प्लांट निकला, ठीक है, वो रिंकल सीड वाला प्लांट निकला, तो इसको रेशियो से निकालने में आसानी हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल कैरेक्टर, ठीक है, पी प्लांट में बहुत सारा कैरेक्टर ऐसा होता है, बहुत सारा कैरेक्टर होता है जो जीन से कंट्रोल होता है। इससे भी फ़ायदा होता है कि कोई सा भी कैरेक्टर को जो आप कंट्रोल ये जो है चूज़ कर लीजिए। मेंडल साहब ने कितना कैरेक्टर चूज़ किया था? ठीक है, 7 कैरेक्टर चूज़ किया था मेंडल साहब ने, ठीक है। कौन-कौन था? याद करके बताइएगा। हाइट वाला कैरेक्टर था, उसके बाद जो है, ठीक है, फिर हाइट का कैरेक्टर देखो, सिर्फ़ एक ही यही कैरेक्टर जो था, वो कैसा कैरेक्टर था? वो जो है सोमैटिक कैरेक्टर था, वेजिटेटिव कैरेक्टर। बाकी सारा जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर था, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए आप हमको ये बताइए कि सबसे पहला वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है वो कौन-सा होता है, ठीक है? देखो, सबसे पहला अगर आप सेक्सुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, तो सबसे पहला जो है वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है वो आपका फ्लावर होता है, ठीक है? तो फ्लावर का जो है इन्होंने 2 कैरेक्टर लिया, एक तो फ्लावर का कलर लिया, ठीक है? सबसे पहले फ्लावर में क्या देखते हैं? कलर ही ना आप देखते हैं, ठीक है? फ्लावर का कलर लिया, यही सीक्वेंस में था, उन्होंने लिया था, ठीक है? फ्लावर का कलर लिया था और फिर फ्लावर का जो है वो फ्लावर का इन्होंने जो है कलर लिया और फ्लावर की जो है इन्होंने फिर क्या लिया था? पोज़ीशन लिया था, ठीक है? फ्लावर की कलर और फ्लावर का पोज़ीशन। सेकंड जो है फ्लावर में, ठीक है, सेकंड अगर आप देखेंगे फ्लावर में जो है वो फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोज़ीशन। सेकंड अगर आप देखें फ्लावर में जो है वो ये हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो क्या बनता है, ठीक है? उसके बाद जो है वो सीड ऑफ फ्रूट बनता है, ठीक है? फ्रूट अगर आप इनका देखेंगे तो वो किसमें रहता है? वो एक ग्रुप में रहता है, ठीक है? इसी को आप ये जो ग्रुप में, इसी को आप क्या बोलते हैं? पॉड कहते हैं। ये क्या हो गया आपको? पॉड हो गया। तो पॉड का और और तीसरा जो हो जाएगा, ठीक है, फ्रूट हो जाएगा, पॉड हो जाएगा और फिर, ठीक है, फ्रूट के साथ-साथ और क्या बनता है? सीड भी बनता है। तो पॉड का जो है वो हम देखेंगे कि पॉड का जो है वो हम लोग शेप पॉड का जो है वो हम लोग शेप भी देखेंगे और पॉड का जो है वो हम लोग कलर भी देखेंगे। सीड का जो है वो हम लोग शेप भी देखेंगे, सीड का जो है वो हम लोग
कलर भी देखेंगे, सीड का भी शेप है, सीड का कलर भी देखेंगे, ठीक है। ये सब जो है इतने कैरेक्टर जो है उन्होंने लिया था, ठीक है। अब इसका जो है 2 कैरेक्टर हो सकता है, एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर हो सकता है और दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर हो सकता है ना, कि है कि नहीं? तो हाइट का डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, मतलब हाइट का ज़ाहिर है हाइट का 2 एलील होगा, एक डोमिनेंट एलील होगा, रिसेसिव एलील होगा। तो ये जो टॉल जो था वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर था और ये जो ड्वार्फ था उसका ये जो है रिसेसिव कैरेक्टर था, ठीक है। फ्लावर का अगर कलर अगर आप देखते हैं, ठीक है, फ्लावर का जो है वो अगर आप देखते हैं, ठीक है, वो कलर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो वॉयलेट कलर था, ठीक है, वो अगर ठीक है, ये जो वॉयलेट कलर था वो उसका डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर था और ये व्हाइट जो कलर था उसका जो है वो आपको रिसेसिव कैरेक्टर था, ठीक है। पोजीशन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो पोजीशन अगर आप देखेंगे कि ये जो है फ्लावर की जो पोजीशन कहाँ, ठीक है, अगर एक्सियल पोजीशन रहेगी तो ये जो है एक्सियल और दूसरा जो है टर्मिनल, समझ ना गया? अगर मान लीजिए ये नोड है, ठीक है, ये लीफ है, यहाँ पर वाले पोजीशन को एक्सियल है, यहाँ वाले पोजीशन को टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर आएगा डोमिनेंट एलील की वजह से, यहाँ पे फ्लावर आएगा रिसेसिव एलील का। पॉट का शेप जो होगा वो आपको इन्फ्लेटेड, मतलब इन्फ्लेटेड का मतलब जो है वो एकदम एकदम जो है वो टर्जिड, ठीक है, एकदम भरा हुआ टर्जिड रहेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब जो है वो थोड़ा-सा जो है वो सूखा हुआ रहेगा, ठीक है, मतलब फ्लैसिड रहेगा। कलर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसका जो है ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट रहेगा और ठीक है, ग्रीन कलर जो है, येलो कलर जो है वो अब इसका रिसेसिव रहेगा। शेप अगर देखेंगे, इसका शेप देखेंगे, सीट का शेप अगर आप देखते हैं तो सीट का शेप अच्छा इसका बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो कलर जो ये जो रहेगा एकदम जो है इन्फ्लेटेड रहेगा और ये जो रहेगा थोड़ा-सा जो है सूखा हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब कि फ्लैसिड रहेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं इन्फ्लेटेड रहेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलेंगे। शेप अगर इसका देखेंगे, इसका जो है वो आपको राउंड हो सकता है, एकदम राउंड, ठीक है। और रिंकल्ड जो हो जाएगा, ठीक है, वही थोड़ा-सा जो है ये एकदम टर्जिड रहेगा, ये थोड़ा-सा जो है सूखा हुआ रहेगा, फ्लैसिड रहेगा। कलर अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर जो है इसका डोमिनेंट हो जो येलो कलर इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है और इसका जो है वो ग्रीन कलर जो है वो अगर आप देखते हैं तो रिसेसिव है, ठीक है, ग्रीन कलर। तो यहाँ पर आपने देखा ग्रीन कलर सीड जो है सीड शेप, सीड कलर, पॉट है, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर जो है वो कलर हो जाएगा, दूसरा आपको क्या हो जाएगा पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे, ठीक है, ये सारा कैरेक्टर उन्होंने लिया था। तो पी प्लांट रहेगा, अच्छा पी प्लांट का एक सबसे बड़ा रीज़न था उनको लेने का, ये बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है कि अगर इनको मान लीजिए होमोज़ाइगोसिटी प्रोड्यूस करनी होती है, अगर ठीक है प्योरिटी प्रोड्यूस करने होते तो ये सेल्फ फर्टिलाइज़ेशन, इसको ये सेल्फ फर्टिलाइज़ेशन करवा देते, ठीक है, अपने ही का। और ये प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइज़ेशन ही मेनली सेल्फ फर्टिलाइज़ेशन ही होता है। अगर मान लीजिए इनको ठीक है, अगर मान लीजिए इनको जो है वो क्रॉस फर्टिलाइज़ेशन, अगर ये इनमें मान लीजिए इम्प्योरिटी प्रोड्यूस करना होता है, हेटेरोज़ाइगस कंडीशन प्रोड्यूस करना होता है, तो ये जो है वो क्या करवा देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं। कैसे? ठीक है, क्रॉस कॉलिंग इसका वही है, इमैस्कुलेशन करके बैगिंग करके क्रॉस। तो ये दोनों चाहें इससे होमोज़ाइगोस प्लांट बनाना चाहें, हेटेरोज़ाइगस प्लांट बनाना चाहें, दोनों चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये सब इसलिए पी प्लांट को इन्होंने चूज़ किया था। उसके बाद इन्होंने जो है वो अगर आप देखिएगा, ठीक है, 3 जो है वो थियरी 3 जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, ठीक है। और रीज़न क्या था भाई, आखिर जो है ये इतना कामयाब क्यों, दूसरे लोग क्यों नहीं कामयाब, मेंडल साहब कामयाब क्यों हैं? देखिए मेंडल साहब सबसे बड़ी बात जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ही वाज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म ऑफ हेरिडिटी के मैकेनिज़्म को वो ठीक है अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि हाइब्रिडाइज़ेशन उस वक़्त भी लोग कर रहे थे, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड बना रहे थे, ठीक है। बस जो है बेचें उसको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड बना करके और उससे जो है उनको पैसा मिले, तो ये इनका मकसद नहीं था। दूसरी बात, ही कॉन्सन्ट्रेटेड हिमसेल्फ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। एक वक़्त में एक ही कैरेक्टर पे इन्होंने खुद को क्या किया था, वो कॉन्सन्ट्रेट किया था, ठीक है। एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को स्टडी किया। एक बार में जो है हाइट को एक बार एक्सपेरिमेंट वगैरह कराया, क्रॉस कराया और हाइट के कैरेक्टर को इनहेरिटेंस को क्या किया, स्टडी किया था। ये भी रीज़न था। दूसरी ये भी था, ठीक है। और कुछ इनके साथ जो किस्मत भी साथ थी। हाँ, अगर आप देखेंगे ये सब जो कैरेक्टर है किस-किस क्रोमोसोम नंबर पे ये सब प्रेज़ेंट आता है, तो क्रोमोसोम नंबर ठीक है 41, ठीक है, अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा 41, 44, 5 ठीक है, हाँ, ये देखो सॉरी ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ये क्या हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा 41 हो जाएगा, ठीक है, 44 हो जाएगा, ठीक है, और 571 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 41, 44, 571, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे, ये कैरेक्टर क्रोमोसोम 5 पे, क्रोमोसोम नंबर जो 4 पे, क्रोमोसोम नंबर 4 पे, क्रोमोसोम 1 पे, क्रोमोसोम नंबर 4 पे रहेगा, ठीक है। तो खैर जो है हम लोग देखते हैं ये 3 इन्होंने जो है ये थ्योरी दी थी। सबसे पहले क्या थ्योरी दी थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। तीसरा जो थ्योरी दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स दिया था तीसरा। और तीसरा अगर आप देखिएगा तो वो क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ ये क्या दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, ठीक है। देखिए ज़रा सा सबसे पहले
सबसे पहले जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये बोला उन्होंने, ठीक है, वही, ठीक है, 2 प्लांट लिया, एक जो है वो आपको प्योर टॉल लिया, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनो हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड क्रॉस कराने का मतलब है यहाँ पर सिंगल, ठीक है, यहाँ पर अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हो जाता है कि सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिया था, ठीक है। क्या लिया था? सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो इन्होंने लिया। मतलब इन्होंने किया क्या कि सिंगल कॉन्ट्रास्ट सिर्फ जो है वो क्या लिया था इन्होंने, हाइट का कैरेक्टर लिया, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। मोनो हाइब्रिड यानी कि मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड कैसे लाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी को इन्होंने क्या करवा दिया? क्रॉस करा दिया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यानी कि ये F1 जनरेशन आया, ठीक है। तो इन्होंने एक कैपिटल प्लांट, एक जो टॉल प्लांट लिया, एक जो डॉर्फ प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद देखा कि F1 जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सारे के सारे टॉल प्लांट थे। तब ये इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब वही होता है, ठीक है, कि वो डिफरेंट एलील जो है वो क्या रहेंगे, साथ में आएंगे, तो सिर्फ एक का कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा, और जिसका कैरेक्टर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कहेंगे। तो उसको इन्होंने जो है वो कुछ ऐसे लिखा, एनसीईआरटी कुछ जो है वो ऐसे लिखती है, ठीक है। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय क्या है, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। कैरेक्टर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट कॉल्ड फैक्टर्स, इन्होंने बोला फैक्टर्स के बारे में बोला था इन्होंने। हम आपको जो है एक बात और भी बता रहे थे कि एक बात और भी बता रहे थे कि आखिर 34 ईयर्स तक जो है, ये 34 ईयर तक ये इनको लोगों ने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया था 34 साल से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहला रीजन था कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, ठीक है। तो देखिए कम्युनिकेशन इजी नहीं था, ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में। कम्युनिकेशन इजी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अभी देखिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम कोई रिसर्च करते हैं और मेरा रिसर्च अगर सही है, तो हम बस एक क्लिक बटन दबाएंगे और मेल के जरिए, किसी भी जरिए पूरे वर्ल्ड में जो है मैं वो मेरा रिसर्च जो है वो फैल जाएगा। अगर मेरा रिसर्च सही होगा, कोई ना कोई उसको उस चीज़ को समझेगा और उसको अप्रूव कर देगा। लेकिन उस वक्त क्या है, कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। लोगों को उनका रिसर्च ले जाने के लिए एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिप से जाना पड़ता, इससे जाना पड़ता, उससे जाना पड़ता, बहुत मुश्किल था। तो आसपास उनके नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून थी, उसमें उन्होंने जो अपना जो है वो रिसर्च दे दिया। जब रिसर्च दे दिया तो क्या हुआ, ठीक है, उन लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, कि अरे ये क्या मैथमेटिक्स वगैरह इसमें लगा दिया है लेकर के। उन लोगों को ये बात समझ, उन्होंने उसको डिसप्रूव कर दिया, मतलब उन्होंने जो है इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। एक सेकंड अगर आप देखें, कम्युनिकेशन इजी नहीं था। सेकंड अगर आप देखते हैं कि सेकंड और क्या बात थी, एक तो हाँ, कि कम्युनिकेशन एक तो अच्छा। सेकंड जो उन्होंने बात बोली, जैसे ही वाज मेंडल साहब जो है वो फैक्टर, मतलब आज जीन कहते हैं उसको उन्होंने फैक्टर बोला था। उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो फैक्टर का फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, ठीक है। उन्होंने कहा कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल होता है। तो लोगों ने पूछा किसी से फैक्टर क्या होता है, तो बोले कुछ होता है ऐसा। आज अपना जीन के बारे में जानते हैं, ठीक है। जीन जो है एक सेगमेंट ऑफ, ठीक है, वो क्या है, डीएनए। उस वक्त नहीं जानते थे, तो वो फिजिकल प्रूफ जो है वो नहीं दे पाए, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो फैक्टर जो होता है वो डिस्क्रीट यूनिट होता है, खास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। और दूसरा उन्होंने बोला खास स्ट्रक्चर होता है, दूसरा उन्होंने ये बोला कि खास स्ट्रक्चर होता है, और ठीक है, और वो ठीक है स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन नहीं चेंज होगा, फैक्टर नहीं चेंज होगा, तो कैरेक्टर नहीं चेंज होगा। जबकि ये चीज़ जो है वो डार्विन के लॉ के अगेंस्ट चली गई उनकी। लोग उस वक्त डार्विन के लॉ को बहुत ज़्यादा जो है एक्सेप्ट कर रहे थे, उन्होंने सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत है। आप कह रहे हैं, डार्विन साहब कहते हैं कैरेक्टर चेंज होता है तभी तो इवोल्यूशन होता है, और आप कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल होता है, फैक्टर एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब जो है कि ये आप गलत नहीं है, ठीक है। तो एक तो कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, फिजिकल प्रूफ नहीं जो है वो फैक्टर का वो दे पाए, ठीक है। अच्छा, ये जो मैथमेटिक फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, दूसरी बात जो है वो जो है अगेंस्ट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगेंस्ट द लॉ ऑफ डार्विन चले गए, एक तो ये। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि ये तीसरी चीज़ अगर आप देखते हैं कि ये जो है, ये जो आपको मेंडल साहब जो थे, ठीक है, वो मैथमेटिकल टूल्स वगैरह लगाया था, मतलब उसमें रेशियोशन वगैरह लगाया था। तो बायोलॉजिस्ट को ये बात समझी नहीं आई कि क्या है रेशियो लगा दिया लेकर के, तो ये चीज़ उसको डिसप्रूव कर दिया। 34 साल तक उसको क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया था, ठीक है। उसके जब इनका जब जेनेटिक जब स्टैब्लिश हुआ तो सारे डार्विन की ये गलत हो गई। बाद में फिर के अकॉर्डिंग्स उसको क्या किया गया, ठीक किया गया, ठीक है। ये सब जो है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मोनो कराया, यानी सिंगल एक ही मोनो है, मतलब एक ही कैरेक्टर मोनो, एक ही कैरेक्टर यानी हाइट के कैरेक्टर को लेकर चले। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बोला कि कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय, ठीक है, डिस्क्रीट यूनिट कॉल फैक्टर। अच्छा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, पेयर्ड फॉर्म में रहता है, एलील जो है पेयर फॉर्म में, तो फैक्टर अकर्स इन पेयर्स, ठीक है, पेयर्स में रहेगा, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद बोला
कि अगर ये पेयर में डिसिमिलर पेयर रहेगा, मतलब एक कैपिटल स्मॉल रहेगा, डिसिमिलर पेयर्स ऑफ फैक्टर, ठीक है, और ठीक है डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर का डिसिमिलर रहेगा, तो एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा, जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उसको डोमिनेंस कहेंगे, जो जो डोमिनेट नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसेसिव कहेंगे। ये इस तरह से उन्होंने ये बात बोली थी, इसी डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स का देखिए क्या हुआ, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स का मतलब ये इन्होंने ये कहा कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये तो कैरेक्टर पेयर हो गया एक, ठीक है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये दोनों कैरेक्टर पेयर जो है वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट, यानी अलग हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, अलग। ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये दोनों गैमेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। एक कैपिटल टी हो जाएगा, एक स्मॉल टी हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स जो है वो इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे सेग्रीगेशन, जैसे इसी को मतलब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द ठीक है द एलिल्स ऑफ कैरेक्टर पेयर, ठीक है, इन पेरेंट में जो पेरेंट में जो एलिल्स रहेगा कैरेक्टर पेयर का, वो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सच डैट, ऐसा अलग होता है कि एक गैमेट्स में एक एलिल और दूसरे गैमेट में दूसरा एलिल, एक कैरेक्टर पेयर का अलग अलग जो है एलिल्स में। ऐसा नहीं होगा कि एक ही गैमेट में दोनों जो है वो एलिल चला जाएगा, दूसरे गैमेट में कोई एलिल नहीं जाएगा। तो ये जो है ये कैसे इन्होंने पकड़ा, ठीक है। यहाँ तक तो भाई जो क्रॉस करवाया था, जैसे इसको जो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया, ठीक है, और स्मॉल टी स्मॉल, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो है टॉल सिर्फ आया। अब उसके बाद इसकी क्या करा दिया, टू जनरेशन तक है, इसकी सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग जो कराया तो उन्होंने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ जो है वो ठीक है ड्वार्फ भी आए हैं और कुछ जो है वो ठीक है टॉल भी आए हैं। वो समझ गए ड्वार्फ तभी आ सकता है जब स्मॉल टी, यानी कि इस जगह पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्मॉल टी ने कैपिटल टी को से जब गैमेट फॉर्मेशन स्मॉल टी कैपिटल टी से अलग हुआ, और वो फिर से ये अपने नेक्स्ट क्रॉस में ये स्मॉल टी अपने दूसरे स्मॉल टी के साथ आया, तब जा करके ड्वार्फ आया। इसका मतलब यहाँ पर साफ हो गया कि गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में जो है ये दोनों एलिल जो है वो क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पर भी सिर्फ एक कैरेक्टर को, यानी सिर्फ हाइट के कैरेक्टर को लेकर के काम चल गया, यानी इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस से काम चल गया। दूसरा अगर आप देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का मतलब होता है ग्रुपिंग, ठीक है। जो ग्रुपिंग, जो मान लीजिए कि इन्होंने जो है यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया इन्होंने। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब डीएचसी लिया, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जो है दो कैरेक्टर इन्होंने लिया था, एक तो ये है मेल था, एक तो ये क्या था, फीमेल था, ठीक है। तो मेल में मेल को लिया, ठीक है। फीमेल जैसे मान लीजिए तो दो कैरेक्टर लिया, एक तो जो है वो लिया ये अगर आप देखेंगे इसका जो है, जैसे अगर आप वो सीट का कैरेक्टर लिया, सीट का क्या, ठीक है, राउंड एंड, ठीक है, ये जो है राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, रिंकल्ड एंड ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। आपने देखा कि सीट का जो राउंड वाला जो राउंड सीट होगी और येलो सीट होगी, ठीक है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और रिंकल्ड जो कैरेक्टर ग्रीन कैरेक्टर होता है वो आपको रेसेसिव कैरेक्टर होता है। तो पहले तो इन्होंने यानी दो कैरेक्टर लिया, एक तो सीट शेप लिया, दूसरा सीट कलर लिया। डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे लेंगे, राउंड का मान लीजिए कि आर हो सकता है, येलो का वाई हो सकता है, रिंकल का जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है, राउंड रिंकल का जो है वो आर और ये है ग्रीन का जो है ये हो सकता है। उसके बाद दोनों को जब आप क्रॉस कराते हैं गैमेट बनेगा आर वाई, और जो है आर वाई दोनों को क्रॉस कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर और ठीक है, आर और वाई हो जाएगा, यानी राउंड और येलो, ठीक है। यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाला, जो डोमिनेंट पेरेंट वाला कैरेक्टर जो है इसमें भी आया था, राउंड एंड येलो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर तो ठीक है, उसके बाद फिर इनकी क्या करा दिया इन्होंने, सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग यानी F2 जनरेशन तक है। तो F2 जनरेशन तक जब ये गए तो एक और जो है वो आर होगा, ठीक है। तो इनका जो है गैमेट कितने तरह का होगा बताइए, तो गैमेट जो है जो 4 तरह का होगा, क्योंकि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा पूरा पेरेंट वाला कैरेक्टर, और एक जो हो जाएगा वो तुम्हारा दूसरा भी पेरेंट वाला हो जाएगा, और एक जो होगा वो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट्स होगा, यानी कि आर स्मॉल वाई आर कैपिटल वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी ठीक है, इसमें भी वैसी जो है वो 4 होगा, ठीक है। दोनों को जब आप क्रॉस कराएंगे दोनों गैमेट, 1 2 3 4, ये 4 गैमेट को 4 इससे जब क्रॉस कराएंगे तो आप पाते हैं कि क्या होता है, आप क्या किस तरह का वो पाते हैं कि बहुत तरह का प्लांट आया। एक तरह का प्लांट था, दो तरह का प्लान था, जिसमें कॉम्बिनेशन असॉर्टमेंट जो था वो पेरेंट वाला था। एक तरह का प्लान था राउंड एंड येलो, ठीक है। एक तरह का प्लान था जो दूसरा पेरेंट था रिंकल्ड एंड ग्रीन था, और एक तरह का प्लान था जो
जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, मतलब पेरेंट वाला असॉर्टमेंट नहीं था, राउंड के साथ यहाँ पर ग्रीन आ गया था, और दूसरा जो था, ठीक है, अगर आप देखेंगे रिंकल्ड के साथ जो है वो क्या आ गया था, वो येलो आ गया था, रिंकल्ड के साथ येलो, ठीक है। ये भी ऐसा थे। अच्छा, जब देखा पूरा जो है, जाहिर है जब क्रॉस करेंगे तो कितना, 4 को 4 से कराएंगे तो टोटल जो है वो आपको कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 को 4 से कराएंगे तो ऐसे तो ब्लॉक्स तो आपको मिल जाएगा, वो आपको 64, लेकिन 64 ब्लॉक बनेगा। लेकिन वो अगर आप देखते हैं, जैसे आप जानते ही हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप, ठीक है, नंबर ऑफ फेनोटाइप, नंबर ऑफ फेनोटाइप्स जो है वो कितना हो सकता है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, ठीक है। कहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, एक तो मेंडलिज्म तक जो है वो हम लोगों ने देख लिया था कि हाँ, मेंडलिज्म तक देख लिया था, मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस तक। अब हम लोग जो है उसके आगे देखते हैं, मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस के बाद, ठीक है, वो डेविएशन फ्रॉम द मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन फ्रॉम द मेंडल ऑफ एक्सेप्शन फ्रॉम द मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो है वो अगर आप देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, को डोमिनेंस होगा, ठीक है, मल्टीपल एलिज्म हो सकता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा, प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस होगा, लिंकेज वगैरह भी जो आएंगे वो आपको उसी में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। क्या देखते हैं, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसी को जो है इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहते हैं, इसी को पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, इसी को ब्लेंडिंग डोमिनेंस भी कहते हैं। इनकम्प्लीट, ठीक है, पार्शियल डोमिनेंस भी कहेंगे, ब्लेंडिंग डोमिनेंस भी कहेंगे, और जो है वो इसको इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहेंगे। इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो कर, जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये जो है जैसे ये जो है इसमें जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने पढ़ा कि 100% कैरेक्टर जो है वो किसका एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट का। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि ना तो इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ना तो इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, दोनों का कैरेक्टर मिक्स होकर के एक नया ब्लेंड होकर के, ठीक है, एक नया कैरेक्टर जो है दोनों, जो कि इन दोनों का मिक्स कैरेक्टर होगा, वो एक नया कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेनली जो है इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सबसे पहले तो है वो अगर आप देखते हैं मिराबिलिस जलेपा, ठीक है, मिराबिलिस जलेपा सबसे पहला इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिसको आप 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर देखिएगा स्नैपड्रैगन, ठीक है, वो जो है स्नैपड्रैगन, ठीक है, इसका ये फ्लावर का जो स्नैप है कि फ्लावर का जो अगर आप शेप देखेंगे ना, वो ड्रैगन की तरह होता है, या कुछ लोग जानवर की तरह होता है, कुछ लोग उसको ड्रैगन भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन, कुछ लोग इसको कुत्ता की तरह भी कहते हैं, मतलब डॉग की तरह भी इसकी मतलब कि फ्लावर का शेप होता है, ठीक है। स्नैपड्रैगन होगा, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, डॉग फ्लावर कह सकते हैं, या फिर एंटिरहाइनम, ठीक है, एंटिरहाइनम, ठीक है, एंटिरहाइनम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजस, ठीक है, क्या होंगे, इसको हम लोग एंटिरहाइनम मेजस कहेंगे। स्नैपड्रैगन होगा, एंटिरहाइनम मेजस होगा, डॉग फ्लावर होगा, ठीक है, मिराबिलिस जलेपा। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे कि अब दोनों का देखिए, मिराबिलिस जलेपा का फ्लावर कलर की बात हो रही है, ठीक है, इसके भी फ्लावर कलर की बात हो रही है, इसके फ्लावर कलर में क्या होता है, ठीक है, कि एक फ्लावर मिराबिलिस जलेपा, ठीक है, आर होता है, जो कि आपको दोनों, ये रेड फ्लावर होगा, एक जो होगा वो क्या होगा, वो व्हाइट फ्लावर होगा, ये व्हाइट कलर का के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों मिल जाएंगे, व्हाइट होगा, ये रेड के लिए, दोनों मिलाएंगे रेड कलर। अब ये जो आपको आएगा, ठीक है, ये जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, इसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए, क्योंकि ये डोमिनेंट लेंगे रेड नहीं होगा, बल्कि रेड और व्हाइट मिल करके कैसा कलर आता है, पिंक कलर का क्या हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा। अब अगर F1 जनरेशन होगा, अब इस F1 जनरेशन का अगर आप सेल्फिंग कराएंगे तो जाहिर है क्या मिलेगा, ठीक है, सेल्फिंग कराएंगे आर 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 आर, ठीक है, आर आर सीधे हमने ये लिख दिया है, ठीक है, सेल्फिंग कराएंगे। अब देखिए ये जो है, ये तो आपको जो है वो रेड फ्लावर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा वो आपको पिंक फ्लावर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा व्हाइट फ्लावर हो जाएगा। फेनोटाइप अगर देखेंगे 1:2:1, 1:2:1, लेकिन याद करिएगा जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इसका फेनोटाइपिक रेशियो जो होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फेनोटाइपिक रेशियो होता था वो क्या होता था, ठीक है, वो आपको 3:1 होता है, लेकिन इसका ये जो है वो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसका फेनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो 1:2:1 होगा। हाँ, जीनोटाइपिक रेशियो उसी की तरह होगा, नॉर्मल डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस जहाँ पे एप्लीकेबल होता था, ठीक है, यानी 1:2:1 रहेगा। इसका फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों 1:2:1 रहेगा, ठीक है। स्नैपड्रैगन, ठीक है, डॉग फ्लावर भी, ये मिराबिलिस स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर भी हो सकता है, या अगर आप देखेंगे एक और हो सकता है, ये जो है एक और हो सकता है जिसको हम लोग मतलब एक बर्ड होती है, ठीक है, वो बर्ड होती है, एक जो है वो ब्लैक रंग की बर्ड होगी, एक जो है वो व्हाइट रंग की बर्ड होगी, ठीक है, दोनों को एंडुलेशियन फाउल, ठीक है,
एंडुलेशियन इसका क्या नाम रहेगा, वो फाउल रहता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे दोनों का अगर मिला देंगे तो ये इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक ना व्हाइट, दोनों को मिला करके ग्रे कलर। वैसी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में लेंगे तो फेनोटाइप का जो है F2 जनरेशन लेंगे, फेनोटाइप का 1:2:1 रेशियो हो जाएगा, जीनोटाइप का 1:2:1 रेशियो हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, सेकंड जो है वो को डोमिनेंस, ठीक है। को डोमिनेंस जैसे इसमें कहा जाता है, को डोमिनेंस कहा जाता है, जैसे ये देख रहे हैं ना ये ग्रे कलर, इसमें बोला जाएगा को डोमिनेंस, मतलब दोनों डोमिनेट करेंगे एक साथ, ठीक है। मतलब ये अगर ब्लैक वाला रहेगा और ये व्हाइट वाला, मतलब ये व्हाइट, दोनों का कलर 100% क्या होगा, एक्सप्रेस होगा फेनोटाइप पे, साइड बाय साइड। जैसे इसका इसका अगर आप एक एग्जांपल अगर देखेंगे, रॉइन हो जाएगा, रॉइन मतलब ठीक है स्किन कलर ऑफ कैटल जिसको हम लोग कहते हैं, रॉइन हो जाएगा एक। सेकंड अगर आप देखें रॉइन के बाद जो है सेकंड जो होता है वो अगर जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, या फिर जो है सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। या फिर एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल, ठीक है, लेडी बर्ड, ठीक है, बीटल, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल होता है, एक तरह का कीड़ा है, उसका पूरा नाम लेडी बर्ड बीटल है। रॉइन का मतलब होता है स्किन कलर ऑफ कैटल, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, स्किन कलर ऑफ, ठीक है, स्किन कलर ऑफ कैटल, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है इसमें, ऐसी बात नहीं। स्किन कलर, जैसे कि आपने कभी गाय, ठीक है, अगर मान लीजिए एक ब्लैक गाय है और एक जो है वो व्हाइट गाय है, दोनों को अगर क्रॉस करा देते हैं तो ये जो है क्रॉस कराएंगे तो ये कैसा, ये जो कलर आएगा इसमें ब्लैक कलर भी एक्सप्रेस होगा, व्हाइट कलर भी एक्सप्रेस होगा, और इसी को आप क्या बोलते हैं, रॉइन कहते हैं, जिसको आप हिंदी में चितकबरा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी जो है फिर अगर आप जैसे इसकी सेल्फिंग अगर कराएंगे, गाय के केस में तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है अगर ये सेल्फिंग अगर उसके केस में भी कर सकते हैं, सेल्फिंग अगर कराते हैं तो फिर क्या आएगा, ठीक है, एक जो है बीबी आएगा, एक है कैपिटल बी स्मॉल बी, एक कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा ये जो हो जाएगा वो ब्लैक हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो आपको वही रॉइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 1:2:1 का रेशियो हो जाएगा। फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों 1:2:1 का रेशियो सेम जो है इसी की तरह होगा, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सिकल सेल एनीमिया अगर देख, लेडी बर्ड बीटल में भी यही होता है। लेडी बर्ड बीटल में देखेंगे एक जो है काले रंग का कीड़ा रहेगा, एक रेड रंग का कीड़ा रहेगा, दोनों को अगर क्रॉस करा देंगे तो दोनों का अगर क्रॉस करा देते हैं तो काले रंग का भी उसमें काला भी रंग रहेगा और स्पॉट रहेगा, ठीक है, किसका, रेड कलर का क्या रहेगा, स्पॉट रहेगा, जैसे कि आपने गाय वगैरह में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया अगर आप देखते हैं कि दो तरह का, जैसे कि ये जो है ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है, आगे हम सिर्फ नहीं बताएंगे सिकल सेल एनीमिया। ये देखिए ये क्या है, हीमोग्लोबिन होता है, ये तो आप जानते होंगे, इस तरह का हीमोग्लोबिन, ये जो है रिंग रहती है ये, ठीक है, ऐसे करके जो है वो रिंग रहती है इस तरह से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में अगर यहाँ पर देखेंगे फेरस आयन रहता है, ठीक है, ये जो है फेरस आयन, इसको कहेंगे हम लोग पोरफायरिंग रिंग। क्या कहते हैं, पोरफायरिंग रिंग। 4 यहाँ पर जो है वो, ठीक है, अल्कोहल रहता है, ठीक है, पाइरोल अल्कोहल रहता है, इस वजह से 4 है, टेट्रा पाइरोल इसको कहेंगे। और यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ प्रोटीन चेन, ये जो पोरफायरिंग रिंग होती है यहाँ पर जो है वो प्रोटीन चेन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन चेन, अल्फा बीटा, ठीक है। यानी कि अल्फा एक ऐसा प्रोटीन चेन होगा भाई, ठीक है, वो और एक जो है वो बीटा प्रोटीन चेन। अल्फा प्रोटीन चेन में 141 जाहिर प्रोटीन चेन है तो अमीनो एसिड्स का बना होगा, 141 अमीनो एसिड्स रहेगा। बीटा प्रोटीन चेन में 146 जो है वो अमीनो एसिड्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो है सिकल सेल, तो अब देखो सिकल सेल एनीमिया का हम केस, एनीमिया का मतलब होता है इसमें इसमें क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए 2 जीन होता है, एक तो ये जो है 2 जीन हो, क्रोमोसोम नंबर, हीमोग्लोबिन, ये तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो आपको जो बनता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ये जो ज़ाहिर है ये जो है प्रोटीन चेन है तो ज़ाहिर है वो किसी जीन से बनेगा, ये प्रोटीन जीन से बनेगा। तो ये जो बनाने वाला, ठीक है, अल्फा को बनाने वाला वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे जीन होता है, 2 जीन होता है, एक को हम लोग कहते हैं HBA1, ठीक है, और एक को हम लोग कहेंगे HBA2, ठीक है। HBA1, ठीक है, इसका रिसेसिव होगा, HBA2 रहेगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे, लेकिन ये जो है आपको अल्फा को बनाने वाला है, लेकिन बीटा को बनाने वाला जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे रहता है, ठीक है। और उस जीन का सिर्फ एक ही जीन रहेगा, उस जीन को हम लोग क्या कहेंगे, HBB। और इसका जो है वो अगर आप देखेंगे रेसेसिव देखेंगे वो क्या हो सकता है, HB स्मॉल b हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में जो है वो क्या हो जाती है, इसी क्रोमोसोम नंबर 11 में जो है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं इस जीन को जो है, एक जीन को आप ऐसे कर लीजिए कि एक जीन को है ये नॉर्मल, मतलब एक जीन जो है, इस जीन का हम लोग नाम लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो है एक जीन जो हो जाएगा वो XH हो जाएगा, यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा, और एक जो है
वो एससी कर लीजिए आप, यानी कि सिकल सेल वाला जो है वो क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है, मतलब सिकल सेल वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप देखते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है, कि ये जो है आपको इसमें अगर देखें कि ये जो है एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहने का मतलब जो है कि सब कुछ इसमें नॉर्मल रहेगा, अल्फा बीटा सब कुछ जो है इसमें नॉर्मल, लेकिन एक्सी जो है ये थोड़ा-सा गड़बड़ बनाता है। क्या गड़बड़ बनाता है भाई? कि अगर आप, ठीक है, अगर आप यहाँ से इनका एमिनो एसिड्स देखेंगे ना, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस देखेंगे ना, तो क्या होता है एमिनो एसिड का सीक्वेंस, ठीक है, सबसे पहले जो है वो क्या रहेगा, वैलिन रहेगा, ठीक है, वैल, ठीक है, उसके बाद जो है हिस्टिडीन रहेगा, ल्यूसिन रहेगा, ठीक है, उसके बाद थ्रियोनिन रहेगा, और उसके बाद जो प्रोलिन रहेगा, फिर ठीक है, और उसके बाद ग्लूटामिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा? ग्लूटामिक एसिड रहता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक जो है नॉर्मल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 नंबर पोजीशन पे जो है ग्लूटामिक एसिड रहेगा यहाँ पे। अब इसमें जो है अगर जो ये जो गड़बड़ वाला जो जीन है, ये तो नॉर्मल वाला केस होता है, लेकिन जो गड़बड़ वाला जो जीन रहेगा ना, ठीक है, वो एक ऐसा आरएनए बनाएगा जो वैलिन तो रहेगा, हिस्टिडीन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन ग्लूटामिक की जगह पे जो है वो क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, क्योंकि एमआरएनए पे जो है वो जो जेनेटिक कोड बनता है, ठीक है, वो जीयू जो जेनेटिक, अच्छा इसको हम लोग आगे बताते हैं, जेनेटिक कोड के बारे में आगे देखेंगे। खैर ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये अगर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, वैलिन हो जाएगा, ठीक है। वैलिन मतलब ये गड़बड़, ये जो है खराब जो है वो हीमोग्लोबिन हो गया। और जब खराब हीमोग्लोबिन हो गया तो एक बात बताइए, वो ऑक्सीजन कैरी करेगा? नहीं कैरी करेगा। तो जो अच्छा जो ये जो गुड हीमोग्लोबिन बनाएगा, तो गुड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ये तो अगर आप देख रहे हैं, ये जो आरबीसी का जो है ये कैसा शेप होता है, ये बाइकनकेव शेप होता है। क्यों बाइकनकेव? उसका बहुत सारा रीजन होता है। उसमें से एक रीजन क्या है कि यहाँ क्योंकि अंदर में अच्छा हीमोग्लोबिन है, इस वजह से ये ऑक्सीजन कैरी करेगा। ऑक्सीजन एक सर्टेन पार्शियल प्रेशर में रहेगा। जो ऑक्सीजन जब जब एक सर्टेन पार्शियल प्रेशर में रहता है, ये ऑक्सीजन एक खास तरह के पार्शियल प्रेशर में रहेगा, तो आप खुद सोचिए कि एक खास तरह का ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल प्रेशर में रहेगा, तो वो क्या होगा, ठीक है, ये इसका जो है वो प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, और इसका शेप को जो है वो कैसा रखेगा, बाइकनकेव रखेगा। लेकिन क्या होता है, बाइकनकेव रहेगा, लेकिन क्या होता है अगर यही जो है वो गड़बड़ हीमोग्लोबिन बनाएगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं कैरी करेगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप जो है वो सीकल की तरह इसका शेप हो जाता है। ये सीकल जो है वो ऑक्सीजन को नहीं कैरी करता। अगर किसी इंसान में, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि ये 2 जीन रहेगा ना, 2 जीन, अगर किसी इंसान में जो है एक्सएच और एक्सएच दोनों एक्सएच है, ठीक है, तो ये भी अच्छा हीमोग्लोबिन बनाएगा, ये भी अच्छा हीमोग्लोबिन बनाएगा, तो सारा इसके अंदर आरबीसी कैसा होगा, बाई कनकेव होगा। अगर किसी इंसान में दोनों जो है वो गड़बड़ हीमोग्लोबिन, दोनों है गड़बड़ जीन आ जाएगा, जो गड़बड़ हीमोग्लोबिन बनाएगा, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैसा, ये आरबीसी रहेगा, सिकल शेप रहेगा, ये भी मर जाएगा, ठीक है, ये तो मर जाएगा। और किसी इंसान में एक्सएच और एक्सएच रहेगा, तो देखिए ये कैसा शो कर रहा है, ये कोडोमिनेंट शो कर रहा है, यानी इसका कैरेक्टर भी एक्सप्रेस होगा, इसका कैरेक्टर भी एक्सप्रेस होगा। इसके कैरेक्टर की वजह से जो है ये जो है बाइकनकेव हो जाएगा, इसके कैरेक्टर की वजह से जो है वो कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करता रहेगा, ऑक्सीजन को कैरी करता, ठीक है। तो इसी केस को, ये वाले केस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया कहते हैं, ये वाले केस को, क्योंकि अनीमिया का मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगा और ये मर जाएगा, ठीक है। जहां तक की बात इसकी बात है, ऐसे तो ये तो नॉर्मल केस हम लोग ज्यादातर सब जो है यही होते हैं, लेकिन होता क्या है, एक खास अफ्रीका में बहुत जगह जो है ना, एक खास पाया जाता है प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम से, ठीक है, जिसको हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो परनीसियस अनीमिया भी कहते हैं, रुको, ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो परनीसियस अनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। वो काफ़ी जो है वो डेंजरस अनीमिया है, आप जानते ही हैं, मैग्नेट अमीबिया भी, उसको जो है ये जो है मलेरिया कहते हैं, जिसके से मौत हो जाती है। तो अगर जिसके अंदर वो रीज़न आप लोग जानते ही हो, अगर जिसके अंदर ये वाला, ठीक है, ये वाला जब सिर्फ यही वाला जो है वो ये जो आरबीसी रहेगा, तो वो उस मलेरिया से मर जाता है। हाँ, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब ह्यूमन डिजीज, क्यों मर जाता है, ह्यूमन डिजीज में, ठीक है। इसको अगर देखेंगे, ये तो ऐसे ही मर जाएगा ऑक्सीजन कमी के। ये दोनों जो है, ठीक है, ये जो है ये ना अनीमिया से मरने वाला है, ना जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया से मरने वाला है। तो ये जो आपको कैरियर जो रहता है, सिकल सेल एनीमिया के जीन का जो कैरियर जो रहता है, वो दोनों चीज़ में सर्वाइव करता है। सिकल सेल एनीमिया यहाँ देखेंगे दोनों जो है वो एक्सप्रेस होता है। उसके बाद लेडी बर्ड बीटल के बारे में आपको बता दिया। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। मल्टीपल एलिज्म, मल्टीपल एलिज्म का मतलब ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल एलिज्म, ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखेंगे, ठीक है, मल्टीपल एलिज्म में आप जानते हैं एक जीन का, ठीक है, 2 एलील होता है, लेकिन इसमें जो है
वो अगर आप देखते हैं एक जीन का जो है वो कई सारा जो है वो एलील रहेगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा रहेगा। उसी का एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकता है, एबीओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल होगा, ठीक है, कोडोमिनेंस का भी है, इसका भी एग्जाम्पल होगा। एमएन ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखेंगे सीड कोड कलर ऑफ मेज, ठीक है, या कोड कलर ऑफ मेज, मेज का जो कलर होता है ना, है वो कलर का जो जीन होता है उसमें 2 एलील नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा जो है वो एलील रहता है, सीड कोड कलर। या फिर आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला के आई का जो कलर होता है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो उसमें वो मल्टीपल एलिज्म वो शो करता है। आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला हो सकता है, सीड कोड कलर ऑफ मेज हो सकता है, या फिर जो है वो स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर ऑफ, ठीक है, या स्किन एंड रैबिट, ठीक है, माइस एंड रैबिट का जो स्किन का जो कलर होता है, स्किन के कोट का जो कलर होता है वो भी मल्टीपल एलिज्म शो करता है। यानी सीड कोट कलर ऑफ मेज हो सकता है, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला हो सकता है, स्किन कोट कलर ऑफ माइस एंड रैबिट हो सकता है, और एबीओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में अगर आप देखेंगे ये जो है, ठीक है, ये अगर आप देखते हैं तो ये क्या होगा, आईए, आईबी, ठीक है, और ये क्या होगा, आईबी, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 जो है वो एलिल रहता है। ये 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, रेसेसिव रहेगा। माइंड करिएगा, ये पॉपुलेशन में 3 एलिल रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन में जो है वो 3 एलिल रहेगा। एक पर्सन में 2 ही है, एक पर्सन के किसी भी जीन के लोकस पे जो है वो क्या रहता है, सिर्फ 2 ही जो है वो जीन रहेगा। हाँ, किसी में देखिए, किसी इंसान में, एक पॉपुलेशन में किसी इंसान में, ठीक है, आईए और स्मॉल आई हो सकता है, किसी इंसान में आईबी और स्मॉल आई हो सकता है, किसी इंसान में जो है ऐसा नहीं होगा, किसी इंसान में आईए, आईबी, आई तीनों रहेगा। हाँ, किसी इंसान में आईए, आईबी भी हो सकता है, ये तीनों चीज हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि मल्टीपल एलिज्म का जो है एक और देखिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ फेनोटाइप का जो हम लोग जो है वो नंबर निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, फेनोटाइप का नंबर जो है 2n+1, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, 2n+1 लिखेंगे। मतलब ये वेयर नंबर ऑफ मल्टीपल एलिज्म, ठीक है, मल्टीपल एलिल, ठीक है, ये नंबर ऑफ मल्टीपल एलिल किसी भी जीन जितना मल्टीपल, यानी कि अगर आप देखेंगे कि इसमें जो है वो आप गौर से देख रहे हैं इसमें, ठीक है, इसमें सॉरी, ठीक है, ये n+1 होगा, सॉरी, ये क्या होगा, n+1 होगा। नंबर ऑफ जेनोटाइप हम लोग कैसे निकालते हैं, n × n+1/2, n × n+। अब जैसे देखिए, जैसा देखिए, इसमें 3 एलिल है तो इसका फेनोटाइप कितना आएगा, इसका फेनोटाइप आ जाएगा 4, ठीक है। इसमें 3 एलिल है तो इसका जो है वो अगर देखेंगे 6 जो है वो जेनोटाइप आ जाएगा। देख लीजिए, कोई इंसान जो होगा आईए, आई भी हो सकता है, कोई इंसान जो होगा आई भी, आई हो जाएगा, कोई इंसान जो है वो अगर आप देखते हैं कि आईए, आईबी भी हो सकता है, कोई इंसान जो है वो अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो तो ये जो है ये स्मॉल आई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर अगर आप देखते हैं कि जैसे कि हम लोग ये देख रहे थे, तो फिर हाँ, नंबर ये जो है अगर आप देखते हैं नंबर ऑफ 6 जो है इसमें आइए, ठीक है, ये इसके साथ, ठीक है, उसके बाद जो है फिर आइए, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, फिर देखिए ये इसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या हो सकता है, और बताइएगा। ये ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप इसका क्या होगा, ए होगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इसका ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये देखो ये कोडोमिनेंस भी शो करता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो भी हो सकता है, इसका ब्लड ग्रुप जो है मतलब ए बी होगा, मतलब ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बी। ये इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, वो ओ हो सकता है, इसका ब्लड। ये ऐसा क्यों होता है, देखो होता यह है कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, आरबीसी के या अंदर में भी आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक खास तरह का जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसका ग्लाइकोप्रोटीन ए रहेगा, जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी रहता है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन बी रहेगा। एंटीजन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, एंटीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये आप दूसरे के बॉडी में आप जब ये करिएगा तो ये जो है इम्यून सिस्टम, उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और जिसके में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, और इसमें जो रहेगा ये वाला जो रहेगा, क्योंकि कोडोमिनेंस शो करता है, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और इसमें किसी तरह का जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं रहेगा, किसी तरह का ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपने देखा कि कैसे जो है कि इसमें कितने तरह का फेनोटाइप जो है वो कितने तरह का आया। फेनोटाइप जो है वो अगर आप देखेंगे तो 4 तरह का आया, ठीक है। अब हम लोग जो है वो जरा सा जेनोटाइप देख लेते हैं, ठीक है। जेनोटाइप जो है वो कितने तरह का आ सकता है, ठीक है। तो 4 तरह का जेनोटाइप जो है वो आपने यहीं पर देखा, 4 तरह का। अब देखिए 2 और हो सकता है, आइए ये भी तो हो सकता है, किसी में आइए रहेगा और किसी में आई बी और आई बी रहेगा। अगर आइए भी रहेगा तब भी पे ए रहेगा, आई बी रहेगा, क्योंकि दोनों एक्सप्रेस होगा तभी ही होगा। यानी उसके बावजूद भी अभी अगर आप देख रहे हैं फेनोटाइप कितना हो गया, 4 ही रहा। ए ये तो दोनों सेम है, बी
और ए बी और ओ, ठीक है। यानी इस फॉर्मूला पे जो है वो क्या हो जाएगा, फिट बैठेगा, ठीक है। यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिज्म कहेंगे। मल्टीपल एलिज्म के बाद फिर अगर हम लोग देखते हैं, मल्टीपल एलिज्म के बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। ये क्या होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब जो है, और एक और होता है प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, ठीक है। प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस देखेंगे, ठीक है। प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, ये दोनों उल्टा है एक दूसरे का। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहेंगे, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखो क्या होगा, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, कोई कैरेक्टर है, ये कोई कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको इसको एक कैरेक्टर को जो है वो अगर आप देखेंगे कंट्रोल करने के लिए, ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो है क्या आएंगे, जीन आएंगे, ठीक है। बहुत सारे जीन आएंगे ये एक कैरेक्टर कंट्रोल। और जबकि, ठीक है, और जबकि प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, ठीक है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो जीन, ठीक है, अगर आप देखेंगे जीन ए, ठीक है, जीन बी, जीन सी, ये सब क्या करेगा, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जबकि अगर आप प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस को देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक जीन जो है, मतलब एक ही जीन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर को क्या करेगा, ठीक है, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, बहुत सारे कैरेक्टर को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसी को क्या कहेंगे। और मान लीजिए किसी भी कैरेक्टर को, ठीक है, मान लीजिए किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, जितना नंबर ऑफ जीन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीजीन्स। एक लाइन लिखी हुई है उसमें, ठीक है, इसी में इसी में एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो है इट, ठीक है, इट इफेक्ट ऑफ इट टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी, उसका जो रिजल्ट आएगा ना, कैरेक्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी क्या करता है, वो इफेक्ट करता है, ठीक है। एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ अगर देखेंगे तो सबका जोड़ करके, जैसे दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि जो जो कैरेक्टर का जो कैरेक्टर जो आएगा वो सबका एडिटिव इफेक्ट होगा, मतलब इस कैरेक्टर पे, इस फेनोटाइप पे जो है इसका भी इफेक्ट शो होगा, इसका भी फेनोटाइप शो होगा, इसका भी फेनोटाइप शो होगा, सबका क्या होगा, ये यहाँ पर जो है वो फेनोटाइप इसमें यहाँ पर शो होता है, ठीक है। सारे सारे का जो है वो फेनोटाइप इसमें शो होगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस अगर आप देखेंगे। हाँ, अगर आप देखते हैं इसका क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, अगर एक जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक चीज़, एक फॉर्मूला आप ये जो है वो याद रखिएगा, ठीक है, कि एक फॉर्मूला अगर याद रखिएगा, नंबर ऑफ फेनोटाइप, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ फेनोटाइप क्या हो सकता है, 2n+1, ठीक है। क्या होगा नंबर ऑफ फेनोटाइप, ये अगर आप देखते हैं तो ये 2n+1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेनोटाइप अगर आप देखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फेनोटाइप जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो अगर देखते हैं तो 2n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। जितना, मतलब जितना नंबर, वेयर यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ जीन है, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जीन है, ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ, तो उसका टोटल नंबर ऑफ फेनोटाइप जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ जेनोटाइप्स के बारे में अगर आप देखेंगे, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बता रहे हैं, नंबर ऑफ जेनोटाइप 3n रहेगा, ठीक है, 3n, मतलब कि यहाँ 3 है तो 27 तरह का जो है वहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। आप देखेंगे जो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले को इसको जो है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे, स्किन कलर ऑफ मैन, ठीक है, स्किन कलर ऑफ मैन भी हो सकता है, हाइट ऑफ मैन भी हो सकता है, हाइट ऑफ मैन भी हो जाएगा, या फिर अगर देखेंगे कर्नल कलर ऑफ वीट, ठीक है, कर्नल कलर ऑफ वीट, ठीक है, कर्नल कलर ऑफ वीट भी जो है इसका एग्जाम्पल हो सकता है। वीट के जो कर्नल का, ठीक है, कर्नल मतलब सीड का जो, ठीक है, अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, उस वो भी इसका क्या हो सकता है, तो वो एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। और स्किन कलर ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाइट भी जो है वो इसकी एग्जाम्पल जो है हो सकता है। उसके बाद आप जैसे देखिए, जैसे कि हम आपको स्किन कलर ऑफ मैन बताते हैं, स्किन स्किन कलर ऑफ मैन में जो है वो अगर आप देखेंगे वो 3 जीन जो है वो उसको कंट्रोल करता है। 3 इसका डोमिनेंट हो जाएगा और 3 जो है उसका क्या एलील जो है वो रिसेसिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो मान लीजिए ये ABC जो है वो डार्क कलर के रिस्पॉन्सिबल है, और जो है वो, ठीक है, और ABC जो है वो लाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन किसी के अंदर आ जाता है कि कैपिटल ए, ये वाला कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा डार्केस्ट, और ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा लाइटेस्ट हो जाएगा। और इसके बीच का अगर कोई कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट, मोलैटोस इसको कह सकते हैं, इंटरमीडिएट होगा, मोलैटोस होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं जैसे कि आप ये निकालेंगे, मतलब
अगर अगर कितने तरह का बताइए, तो इसमें जो है वो कितने तरह का फेनोटाइप्स आएगा? इसमें फेनोटाइप जो होगा वो आपको 7 तरह का फेनोटाइप्स आएगा, क्योंकि 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है। एक होगा ये, एक होगा ये, एक होगा ये, एक होगा ये, ठीक है? और फिर 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, ये तो कितना हो गया? ठीक है, और ठीक है ये और ये, ठीक है, देखिए कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, ठीक है। ये जो होगा देखिए, ये जो ये पॉपुलेशन है, इधर क्या दिया हुआ है? वो पॉपुलेशन, ठीक है। किसी भी जैसे जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो पॉपुलेशन जो होगी उसमें इतने तरह का जो है ये होगा। देखिए ये वाला जो फेनोटाइप, ये वेरिएशंस है, ये वाला जो फेनोटाइप होगा वो क्या होगा? ठीक है, वेरी लाइट होगा, बहुत ज़्यादा लाइट कलर होगा इसका, ठीक है। यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन होगा इनका, बहुत ज़्यादा लाइट कलर होगा। इसमें जो है वो आपको, ठीक है, इसमें जो होगा वो लाइट कलर होगा, ये वाले इतने जो रहेंगे, ये जो पॉपुलेशन जो रहेगी वो क्या रहेगी? लाइट रहेगी। इतनी पॉपुलेशन जो रहेगी वो, ठीक है, फेयरली लाइट, ठीक है, वो क्या रहेगा? वो आपको फेयरली लाइट रहेगा, ठीक है। ये जो है वो आप तो जान ही रहे इंटरमीडिएट रहेगा, यानी कि आप समझ जाइए ये वाला जो है वो आपको ये रहेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट। और ये जो है वो आपको, ठीक है, अब डार्क स्टार्ट हो गया, इधर जो आ रहे हैं, ठीक है, वो डार्क स्टार्ट होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? फेयरली डार्क हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो डार्क हो जाएगा, और ये जो है वेरी डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से जो है उसका क्या होगा? ये फॉर्मूला बस याद रखना होगा, 10 प्लस और 3 टू पावर n, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये होगा, ठीक है। उसके बाद प्लियोट्रॉपी जीन में अगर आप देखते हैं, प्लियोट्रॉपी जीन, ठीक है, प्लियोट्रॉपी आपने देखा कि यही हो सकता है। एक लाइन लिखी हुई है प्लियोट्रॉपी में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक सेकंड रुको। हाँ, एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे इसमें, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, प्लियोट्रॉपिक जीन की बात बता रहे हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस द मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स डिफरेंट फेनोटाइप। ये पढ़िएगा आप, क्या लिखा हुआ है? इन मोस्ट, ज्यादातर केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स डिफरेंट फेनोटाइप। यानी कि अगर आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में, जैसे कि आप देखते ही होंगे कि ये जो ग्लूकोज है, जब जब ये होता है, ठीक है, ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पर सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन होता है, सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन होगा? अब ये देखिए, मान लीजिए ये एक जीन है, तो ऐसा ये जीन जो है वो एक क्या करेगा कि एक एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये एंजाइम जो इस स्टेप को कंट्रोल करेगा, ये एंजाइम इसको करेगा, ये एंजाइम जो है वो इसको कंट्रोल करेगा। यही लिखा हुआ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स डिफरेंट फेनोटाइप्स, ठीक है। ये हो गया आपको क्या, ठीक है, ये ठीक है, पॉली ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको हो गया यहाँ तक डेविएशन फ्रॉम द लॉ ऑफ, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द लॉ ऑफ फ्रॉम द डेविएशन फ्रॉम द लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल के लॉ से यहाँ पर क्या हो जाता है? डेविएशन होता है। अब हम लोग ज़रा सा यहाँ पर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि, रुक जाओ एक